सुबह मोमिल की आँख खुली तो वो अकेली ही बेड पर के पूरे कमरे में मौजूद थी। उसने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली और अपनी दर्द करती आंखों के कोनों को उंगलियों की पोरों से दबाने लगी। फिर वक्त का ख्याल करते बिस्तर से निकल आई। वार्डरोब खोली तो उसमें वो सब कपड़े लटके हुए थे जो उसकी शादी के लिए बनाए गए थे। उसने एक आतिशी रंग का एक दबके वाला काम वाला सूट निकाला और शीशे के सामने खड़ी होकर वह सूट अपने साथ लगाकर देखने लगी। वो आछी रंग के घुटनों तक से कुछ ऊपर तक आती कमीज, आछी रंग की पेंट कैपरी, साथ में गोल्डन रंग का ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था। उसने इस सूट से मुतमईन होते फ्रेश होने के लिए बाथरूम का रुख किया। फ्रेश होकर जब वो बाहर आई तो तब भी कमरा खाली था। वो शीशे के आगे खड़ी होती जल्दी से बाल सुखाने लगी। बाल सुखाकर आधे बाल कैचर में बांधती वो बाकी के बाल पीछे खुले छोड़ गई। बालों से फारिग होने के बाद उसने चेहरे को हल्के फुल्के मेकअप से आरास्ता करना शुरू कर दिया। सारे काम से फारिग होने के बाद उसने एक तनकीज़ी निगाह अपने अक्स पर डाली। आछी रंग के खूबसूरत लिबास में गोल्डन दुपट्टा दाएं कंधे पर सेट किए, बाल आधे बांधकर बाकी पुष्ट पर खुले छोड़े, कान सी आंखों को काजल से मजीद कातिल बनाए, कटावदार नाजुक से होंठों पर गहरी गुलाबी लिपस्टिक लगाए और कानों में भारी झुमके पहने वो हसीन तरीन लग रही थी, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन। उसे कुछ कमी से महसूस हुई अपनी सोनी कलाइयाँ देखते। उसने ज्वेलरी बाग से कंगन निकाल कर कलाइयों में डाल लिए। कंगन डालते उसने एक नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़े मखमली डब्बे पर गई तो उसे पकड़कर खोल गई। वाह! डब्बे में एक मौजूद खूबसूरत सा लॉकेट जैसे ही खूबसूरत टॉप्स और एक अंगूठी देख उसके मुंह से बेख्तियार वाव निकला। शायद मामा ने बनवाए होंगे। यही सोचकर वो लॉकेट और अंगूठी पहनने लगी, अलबत्ता कानों में वही भारी झुमके रहने दिए। अपनी तैयारी पर एक आखिरी नज़र डालती हुई कमरे से बाहर निकल आई। मामा लाउंज में बैठी मिनाहिल इसे देखकर खुशी से चीखती उसकी तरफ लपकी। आराम से मामा की जान, मैं अपने बेटे के पास ही आ रही हूँ। उसकी बात पूरी होने तक मिनाहिल उसके पास पहुंचकर हाथ उसकी तरफ बढ़ा गई ताकि उसे उठा सके। मेरी जान, वो उसे गोद में उठाकर चटाचट चूम गई। उसकी नज़र मिनाहिल से हटकर वहाँ मौजूद दूसरे अफराद पर पड़ी तो चेहरे को वापस संजीदा बनाते आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती खाने की मेज़ की तरफ बढ़ने लगी। कुछ रिश्तेदार भी इस वक्त शादी की वजह से घर पर मौजूद थे, इसीलिए उनकी मौजूदगी में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। अभी वो टेबल से 5 कदम के फासले पर थी जब कानों में बढ़ती आवाज़ उसके कदम रोक गई। अरे भाई, बासिम जैसा बच्चा तो हमारे पूरे ख़ानदान में नहीं। उससे शादी के लिए यही लड़की मिली थी क्या जिसकी शादी के दिन ही उसके नसीब स्याह हो गए? माना कि मोमल बहुत खूबसूरत है, पर मेरी आशी भला क्या कम है? बासिम की नज़र उस पर ना पड़ी। भाभी, पर आप तो गाफिल ना थे अपनी भतीजी से। ये बासिम की मुमानी जो पास बैठी मेकअप की दुकान बनी अपनी बेटी की तरफ इशारा करती मोमल की ज़ात पर वार कर रही थी। उसके बाद पर मोमल का चेहरा तारीख पड़ गया। वो खुद पर काबू पाती वापसी के लिए कदम उठाने लगी जब एक मर्दाना बाजू उसके कंधे के गिर्द अपना मजबूत हिसार कायम कर गया। मोमल ने चौंक कर गर्दन मोड़े उसकी तरफ देखा जो सर तासरात चेहरे पर सजाए सामने देख रहा था। मोमल ने कसमसाकर उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा तो अपना हिसार मजीद मजबूत कर गया। उसे अपने साथ लिए वो 3 कदम चलकर आगे आया। मोमानी, मोमल के नसीब स्याह नहीं हुए थे बल्कि मेरे नसीब रोशन कर दिए गए थे मुझे मोमल का साथ देकर। अगर मोमल आफरीदी किसी और के नसीब में चली जाती तो बासिम आफरीदी के वक्त किस तरह रोशन होते? मोमल आफरीदी बासिम आफरीदी के वक्त का रोशन सितारा है। रही बात खूबसूरत होने की तो बासिम आफरीदी की नज़र यहाँ मौजूद और किसी लड़की पर पड़ी ही नहीं मोमल के सिवा आज तक। हाँ, अब पड़ चुकी है, पर क्या है ना कि मेरी शादी हो चुकी है और बासिम आफरीदी को वफ़ा निभानी बहुत खूबसूरत आती है। वो सर्द और सख्त लहजे में अपनी मुमानी के साथ वहाँ मौजूद बाकी सब लोगों को बावर कराता हुआ बोला, तो बेयकीनी से उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह बोल सकता है। वो जानती थी कि वो सबके सामने सिर्फ उसकी इज्जत रखने की खातिर ये सब बोल रहा था, पर उसकी इस अदा ने मोमल का दिल सरशार कर दिया। क्यों ज़ोजा, सही कह रहा हूँ ना? उसकी बेयकीन आंखों में अपनी आंखें गाड़ कर बोलने के साथ उसे अपने कुछ और करीब कर गया। वो भी उसका भरम रखने की खातिर नज़रें झुकाकर मुस्कुराती इस बात में से हिला गई कि उसकी आंखों में देखना मुश्किल तरीन अमल था मोमल के लिए। वो धीरे से झुककर मोमल की गोद में मौजूद मिनाहिल के गाल पर लब रख गया तो वो खिलखिलाकर हंस दी। इन तीनों को साथ हंसता मुस्कुराता देखकर आफरीदी विला के तमाम मकीनों ने उनकी बलाएं लेते सदा यूं ही खुश रहने की दुआ की थी, जबकि जलने वाले जलकर रह गए थे। वो आगे बढ़ा और मोमल के लिए कुर्सी खींच गया। मोमल बैठकर मिनाहिल को अपनी गोद में बिठा गई। उसके बैठने के बाद बासिम भी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मोमल ने सबके सामने अच्छी बीवी होने का फर्ज निभाते हुए खाना पहले बासिम को सर्व किया तो वो उसे देख कर रह गया जो मज़े से अपनी बेटी के साथ बातें करती उसे खिलाने में लगी हुई थी। बस मेरा पेट भर गया। अरमिश अपनी प्लेट पीछे खिसका गई तो अरशम इसे घूरने लगा। चिड़िया भी इस खाने से ज़्यादा खाती है जितना आप खाकर आपके मुताबिक आपका पेट भर चुका है।
वो बहुत ज़्यादा वीक थी और उसे अच्छी खुराक की ज़रूरत थी। वो खाने के मामले में तंग नहीं करती थी, पर अर्शम देख रहा था कि शादी के दिनों में वो बिल्कुल भी ठीक से नहीं खा रही थी, इसीलिए उसे टोक गया। पर मुझे नहीं है भूख अब, वो कनी कुतराने लगी। भूख नहीं है फिर भी खाएं। आगे वो थोड़े शक लहजे में बोला तो उसके अंदाज पर अरमिश को रोना आने लगा। बस भी कर दो, छोटी बच्ची बनाकर रखा हुआ है तुम लोगों ने से। भाभी माफ़ करिएगा पर आप लोगों की पसंद पर दिल राज़ी नहीं हुआ। छोटी सी बच्ची तो थोड़ी है जो हर एक को उसके आगे पीछे लाड उठाने में लगा रहता है। उनकी तोपों का रुख अब अरमिश की तरफ हो गया था। उन्हें अर्शम की अचानक शादी, वो भी इतनी कम उम्र लड़की से, बहुत खटक रही थी। अरमिश की आंखों में आंसू चमकते अर्शम का दिल पिघलाने लगे, पर वो उस मामले में नरमी नहीं बरत सकता था। ये ख़त्म करके कमरे में आ जाइएगा, वो संजीदगी से कहता अपनी जगह से उठकर कमरे की तरफ चला गया। दोनों ही जन मुरीद, वो बुड़बुड़ा कर सर झटक गई। ईशा आफरीदी और फरीहा आफरीदी एक दूसरे को देख कर रह गई, जबकि अरमिश आंसू पीते खाने की कोशिश करने लगी। दिन बहुत ही सबक रफ्तारी से गुजर रहे थे। राजा के संग जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी। उसने हाशिर का बाब अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बंद कर दिया था। कहते हैं कि औरत कभी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती। पहली मोहब्बत की कसक हमेशा उसके दिल में रहती है, पर मैं कहती हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। औरत तो बहुत भुलक्कड़ मखलूक होती है। अगर इज़्ज़त, एहतराम और कदर करने वाला दूसरा मर्द ज़िंदगी में आ जाए तो वो ज़िल्लत, तज़लील और बेकदरी करने वाले पहले मर्द के नक्श को भी याद नहीं रखती। उसके हादसे में सिर्फ मान, मोहब्बत और इज़्ज़त देने वाले मर्द का खाका ही नक्श हो जाता है, और वो भी हमेशा के लिए। औरत मोहब्बत की भूखी ज़रूर होती है, पर उस मोहब्बत से ज़्यादा औरत इज़्ज़त की भूखी होती है, और ये बात बहुत कम मर्द समझ पाते हैं। नूरिया भी राजा की सोहबत में हर चीज़ पा चुकी थी। मोहब्बत, मान, कदर और इज़्ज़त। उसका महरम, उसका हमसफ़र उस पर जान लुटाता था, उसकी सांसों से सांसें भरता था, और उसे क्या चाहिए था। राजा को पाकर वो सुरखरू हो चुकी थी। शीर्षों में इसके दिल में जो डर था कि राजा के साथ ज़िंदगी के चंद दिन किस तरह गुजरेंगे, ये डर अब न जाने कहाँ जा सोया था। 2 महीने पहले जब इन दोनों ने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था, तब नूरिया ने राजा से उसके घर वालों के मुतालिक पूछा, जिस पर उसने बताया कि उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, उसके बचपन में ही, और उसका कोई बहन भाई भी नहीं। यूँ इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। उसने राजा को कारोबार का भी कहा कि अपने बाप का बिजनेस संभाल ले, लेकिन वो साफ इनकार कर चुका था कि उसकी ना ही इतनी तालीम है, ना ही ये सब संभाल सके, और उसे बिजनेस में इंटरेस्ट भी ना था। नूरिया का बिजनेस है ये, वो उसे जिस तरह चाहे मैनेज करे, उसे कोई एतराज़ ना था। नूरिया के बहुत जोर देने पर भी वो नहीं माना था। उसका कहना था उसे एक फैक्ट्री में अच्छी जॉब मिल गई इसके इल्म के मुताबिक, और वो अपनी आमदनी और उससे अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करने की भरपूर कोशिश करेगा। वो सुबह 9 बजे घर से जाता और शाम 6 बजे वापस आता। नूरिया ने आज उसकी पसंदीदा बिरयानी बनाई थी। अब खुद भी हल्का फुल्का तैयार होगा, कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। घड़ी 7 का हिंसा अबूर कर चुकी थी, पर राजा का कोई अता पता ना था। उसका नंबर भी बन जा रहा था। वो कमरे में चक्कर लगा कर थक चुकी थी। उसे अपनी तबीयत भी खराब होती हुई महसूस हो रही थी। तंग आकर वो बेड पर बैठ गई और अपना सर हाथों में गिरा गई। ट्रन मोबाइल की आवाज़ पर उसने जल्दी से मोबाइल पकड़कर ओके का बटन दबा दे कान से लगाया। जल्दी में वो नाम देखना भी भूल गई। हेलो राजा, कहाँ हैं आप? कब से इंतज़ार कर रही हूँ आपका। वक्त देखिए क्या हो गया है। वो बिना अगले की बात सुने बोलती चली गई। नूरिया, ये मैं हूँ हाशिर। कानों में पड़ती आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। हाशिर? उसके मुंह से सरगोशी की माने ये नाम निकला। नूरिया, प्लीज़ कॉल ना बंद करना। प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो, बस प्लीज़। इससे पहले वो कॉल बंद करती, हाशिर की इल्तिजाई आवाज़ उसके कानों से टकराते उसकी बात सुनने पर मजबूर कर गई। जल्दी बोलो जो भी बोलना है। वो लहजा सख्त कर गई। नूरिया, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रही हो, जबकि हम दोनों के दरमियान ये तय हो चुका था कि हमारा मकसद पूरा होता ही तुम वापस आ जाओगी। अब तुमने अपनी राह अलग कर ली है और मोहब्बत और मुझसे दूर बात करना भी पसंद नहीं करती। प्लीज़ नूरिया, मेरे साथ ऐसा मत करो। वो अपनी बात कहकर वो खामोश हो चुका था, जबकि उसके आवाज़ में आंसुओं की आमेजिश महसूस करती वो साकत बैठी रह गई। हाशिर उसके लिए रो रहा था। वो सही ही तो कह रहा था। दोनों ये बातें पहले ही डिसाइड कर चुके थे, पर राजा की मोहब्बत देखते नूरिया ने अपना रास्ता बदल लिया था। तुम मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ रही हो कि मैं बाप नहीं बन सकता, पर नूरिया, इसमें मेरा क्या कसूर? अगर अल्लाह ने मुझसे ये ताकत छीन ली है तो मुझे इस बात की सज़ा क्यों दे रही हो तुम, जिसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं? प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो नूरिया, वरना वो आवाज़ में कहता। आखिर में बाकायदा रोने लगा। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर नूरिया होश में आई। राजा आ गए हैं, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। वो तेज़ी से कॉल बंद करके मोबाइल साइड पर रख गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी रानी? वो कमरे में दाखिल होकर सबसे पहले हस्बे मामूल झुककर उसका माथा अपने लम्ब से सजा गया। वालेकुम अस्सलाम जवाब देकर दुपट्टा सही करती बेड से उठ खड़ी हुई। लेट हो गए आज आप, वो कहकर बाहर जाने लगी, जब वो खींचकर उसे अपने सामने कर गया। क्या हुआ मेरी रानी, नाराज़ है क्या? उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाकर पूछने लगा।
नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी, वो कहकर उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की भरपूर कोशिश करने लगी। अच्छा ना, सॉरी मेरी जान, आज के बाद पूरी कोशिश करूँगा कि लेट ना हो। आप मान जाओ ना, चलो अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट दिखाओ मुझे। उसके इतने प्यार से कहने पर ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगी। चलो खाना लगाओ, मैं बस मुँह हाथ धोकर आता हूँ। उसका चेहरा हाथ में थाम कर उसके पेशानी पर पोंछा देता बाथरूम की तरफ चला गया तो वो बेगहरी सांस भरती किचन की तरफ कदम बढ़ा गई। अर्शम को गए 1.5 हफ्ता हो चुका था। उसके मैच चल रहे थे और उसका जाना भी ज़रूरी था। उसके जाने पर अरमिश ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। ईशा आफरीदी और मोमिल ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला था। मोमिल ज़्यादा वक्त उसके साथ ही गुजारती थी। मनाहिल भी दिल में उसको ध्यान लगाए रखती। दिन तो गुजर ही जाता पर उसके लिए रात गुजारनी मुश्किल हो जाती थी। उसकी रात होते ही गुजर जाती। आज भी इतना वक्त गुजर चुका था पर उसकी कोई कॉल ना आई थी। अर्शम उसे मोबाइल लेकर देकर गया था और मोमिल ने उसे इस्तेमाल करना भी सिखा दिया था। वो भी बाथरूम से नहाकर निकली जब उसका मोबाइल बजने लगा। वो जानती थी कि किसकी कॉल है क्योंकि उसके मोबाइल में बस सिर्फ घर वालों और अर्शम का ही नंबर था। वो आहिस्ता से चलती साइड टेबल के पास आई जहाँ मोबाइल पड़ा हुआ था। उसकी तवक्को के मुताबिक अर्शम की ही कॉल थी। उसने कान उठाकर मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। भारी आवाज़ उसे कानों में रस घोलती हुई महसूस हुई। वालेकुम सलाम। धीमी आवाज़ में जवाब देकर लब काटने लगी। कैसी हैं सॉफ्टी आप? वो नरमी से इस्तफसार करने लगा। मैं ठीक हूँ, वो लब काटती हुई जवाब दे हुई। पक्का ना? वो यकीन दहानी करने लगा। जी पक्का। वो लब भीज कर खुद पर काबू पाने लगी। फिर आपकी आवाज़ से मुझे क्यों नहीं लग रहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं? वो अब के थोड़ा फिक्रमंद हुआ। मुझे क्या मालूम? आवाज़ में खौफ की शामिल हो गई। तो और किसे मालूम है फिर? हाँ, लगता है कोई अपने हस्बैंड को बुरी तरह मिस कर रहा है। वो शरारत से चमकती आंखें लिए सवाल करने लगा। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही है आपको। वो सख्ती से उसकी बात की नफ़ी कर गई। पर मैंने आपका नाम कब लिया? मैंने तो यही कहा ना कि कोई अपने हस्बैंड को बुरी तरह मिस कर रहा है। ये तो नहीं कहा कि आप मुझे मिस कर रही हैं। वो छेड़ने से बाज ना आया। आप उसे समझ आई वो क्या बोले? क्या मैं? वो था कि उसके हालत से अनजान बोलता ही जा रहा था। शायद उसका ध्यान भटकाना चाह रहा था। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। सॉफ्टी, हेलो, क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही? चंद सेकंड बाद मोबाइल के स्पीकर से सिसकियों की आवाज़ उभरने लगी और देखते ही देखते सिसकियाँ हिचकियों में बदल गईं। सात समुंदर पार बैठा वजूद बौखला गया। अरमिश, क्या हुआ मेरी जान? क्यों रो रही हैं आप? प्लीज़ मुझसे बात तो करें। उसके बेकरार रोने पर अर्शम आफरीदी बेकरार हो उठा। आप कब आएंगे हस्बैंड? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मुझे रात को नींद भी नहीं आती। अकेले आपके बाजू पर सर रखकर ढेर सारा सोना है। आप कब लौटेंगे? प्लीज़ जल्दी आ जाएं। उसके रोने और मुतालबे पर अर्शम आफरीदी का बस न चल रहा था कि उड़कर उसके पास पहुंच जाए। अच्छा, आप चुप तो करें यार। जानती हैं ना कि आपको रोते हुए नहीं देख सकता मैं। क्या आप मुझे तकलीफ देना चाहती हैं? उसके पूछने पर झट से नफ़ी में सहने लगी जैसे उस सामने बैठा उसे देख रहा हो। फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद भी जान चुका था उसके अमल को। वो उसकी रग-रग से वाकिफ़ हो चुका था। तो फिर जल्दी से रोना बंद कर अपने आंसू साफ़ करें। उसके कहने पर वो अपने आंसू पर काबू पाती कमीज़ के आस्तीन से आंसू पोंछने लगी। चंद मिनट बाद उसकी सिसकियों की आवाज़ थम चुकी थी। गुड गर्ल, अब साइड टेबल पर पड़े जग से गिलास में पानी डालकर पिएं। उसके कहने पर उसका दूसरा हाथ में कान के अंदाज में जग की तरफ बढ़ा और पानी गिलास में उड़ेल गया। जब वो पानी पीकर गिलास वापस रख चुकी तो मोबाइल से आवाज़ उभरी। अब बात करें। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जब आप रोती हैं। उसकी शिकायत पर वो तड़प ही उठी थी। क्यों अच्छी नहीं लगती मैं आपको? आप तो कहते थे अरमिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आपको। उसकी आंखों में फिर से नमी चमकने लगी। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही कहा था और मैं अभी अपनी इस बात पे कायम हूँ। अरमिश आफरीदी से ज़्यादा अर्शम आफरीदी को कोई भी अच्छा नहीं लग सकता। पर जब आप गंदे बच्चों की तरह रोती हैं तब तो ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। उसकी नफ्सियात से खेल रहा था। अब मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। उसके साथ साथ खुद को भी पावर कराने लगी। गुड गर्ल। उसकी इतनी सी तारीफ करने पर वो फ़ख्र से मुस्कुरा दी। अब उससे छोटी छोटी यहाँ वहाँ की बातें करता उसका ध्यान भटकाने लगा। हस्बैंड, आपका मैच कब लगेगा? बात के दौरान अचानक पूछ गई। 8 बजे शुरू होगा। आप क्यों पूछ रही हैं? वो चौंक कर पूछने लगा। क्योंकि मैं भी देखूंगी। वो पुरजोर से बोली तो वो हंस दिया। पर आपको तो क्रिकेट के मुतालिक कुछ जानते ही नहीं, फिर आप क्या देखेंगी? वो उसके हंसने पर नाक सुकेड़ गई। क्रिकेट के मुतालिक कुछ नहीं जानती पर आपको तो जानती हूँ ना, मैं आपको देखूंगी। उसके जवाब पर तमानियत से मुस्कुरा दिया। चलिए ठीक है, रात बात होगी। अब मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। वो अपने टीममेट्स की पुकार सुनता उससे बोला तो वो फिर से उदास होने लगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। मैं नमाज़ पढ़ के दुआ करूँगी कि आप भी जीतें। उसके खुलूस में मुस्कुरा कर रह गया। शुक्रिया मेरी जान, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद होने के बाद वो उठकर लॉन्च में चली आई जहाँ सब बातों की आवाज़ आ रही थी। फिर उसे रात को मैच भी तो देखना था। बासिम, उसकी चीखनुमा आवाज़ पर वो कानों में उंगलियां ठूंस गया। बज गया अलार्म। बस
वो मुंह में बुड़बुड़ा कर रह गए। ये क्या किया आपने? पता भी है कितना वक्त लगाया था मैंने कमरा साफ करने में? बुढ़ो हंसी होकर बोले, जबकि उसकी शक्ल देखकर बासी मुश्किल खुद को हंसने से बाज रख रहा था। क्या किया मैंने? हाँ, जो इस कदर शोर मचा रही हो? वो अब तक बाथरूम के दरवाजे पर ही खड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकती आप इस कदर गंदे इंसान हैं। आप कमरे को कबाड़ खाना बना दिया था मेरी गैर मौजूदगी में आपने। मैंने 2 घंटे लगाकर ये सब सही किया और आपने फिर से सब खराब कर दिया। उसका दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं तो ऐसा ही हूँ, गुजारा तो करना ही पड़ेगा अब तुम्हें। बुला पढ़ाई से कहता जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके गीले स्लीपर सारे फर्श को गीला कर गया, जबकि वो खुद टॉवल बेड पर फेंकता ब्रश उठाकर बालों में फेरने लगा। सदमे की हालत में वो सारा फैलावा देखने लगी। आप वो कुछ कहने की कोशिश करने लगी, पर अल्फाज उसकी जुबान का साथ छोड़ गए थे। हाँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत सवाई पसंद, हैंडसम और नेक इंसान हूँ। शर्माओ मत यार, खुलकर तारीफ करो। वो उसको चढ़ाने की खातिर शौक होता बोला तो वो वाकई चिढ़ गई। खुशफहमी की भी हद होती है मिस्टर बासी, माफ लीजिए। वो तड़क कर कहती कमरे में बिखरा सामान समेटने में जुट गई। ऐसे तो मत कहो, यूं ही तो नहीं फिदा हुई थी तो मुझ पर। उसकी बात पर मोहम्मद के चलते हाथ एकदम साकत पड़ गए। सही कहा, वाकई यूं ही तो नहीं फिदा हुई थी आप पर, बल्कि मेरी किस्मत में जिल्लत लिख दी गई थी, और किस्मत से कौन लड़ सकता है। आज तक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी ये। अच्छा, तो मुझसे मोहब्बत करना तुम्हें ये गलती लगती है? उसके सर पर पहुंचता उसे बाजू से पकड़ के एक झटके से अपने सामने कर गया। मोहब्बत? मेरी हंसी नहीं रुक रही। सीरियसली? मैं तो एवं ही आपको खड़ूस समझती थी। आप तो अच्छे खासे जोली इंसान हैं। उसकी बात पर वो भड़क उठा। कौन सा मजाक किया है मैंने तुम्हारे साथ? उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया। ये मजाक नहीं है तो और क्या है? मोहब्बत, और वो भी आपसे खुशफहमी से निकल आए। सही कहते हैं आप, वो मोहब्बत नहीं वक्त की अट्रैक्शन थी जो वक्त गुजरने के साथ मुझ पर आश्कार हो गई। अब मेरे दिल में आपके लिए कोई जज्बा मौजूद नहीं, समझे आप? वो सर्द मोहरे से कहती ही अपना बाजू छुड़ाकर कमरे से निकल गई, जबकि इस कदर कारी वार पर वो बिलबिला गया। वो काफ़ी देर से एक ही पोजीशन में स्टिल बैठी थी। आशिर मुसलसल मैसेजेस कर रहा था। उसका दिमाग माफ हो रहा था। उसका दिल कर रहा था वो सब कुछ तहस नहस करके रख दे। वो आशिर के साथ वाकई बहुत ज्यादती कर गई थी। वो तो सिर्फ औलाद चाहता था नूरिया से। नूरिया की खातिर उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, वरना ऐसी कुर्बानी कौन देता है? अपनी बीवी से अपनी मोहब्बत को किसी और के लिए छोड़ देना आसान काम तो ना था। इस काम के लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है। वो जितना सोच रही थी इतना ही उसका सर दर्द से फटता जा रहा था। उसकी तबीयत काफ़ी दिनों से गिरती हुई महसूस हो रही थी, पर अपनी परेशानी में अपनी तबीयत पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। मेरी रानी, राजा की मोहब्बत भरी पुकार पर तमाम तर सोचों को झटकते खुद को नॉर्मल करने लगी। जी, उसकी पुकार का जवाब देती वो बेड से उठी तो एकदम उसका सर चकरा गया। गिरने के अंदाज में वापस बेड पर बैठ गई। क्या हुआ? तेजी से उसकी तरफ आया और उसके पास खड़े होकर जग से गिलास पानी में उंडेलता उसके मुंह से लगा गया। ये पानी पियो पहले। वो उसे पानी पिलाने के साथ दूसरे हाथ से उसका सर सहलाने लगा। बस। वो 2 घूंट भरकर गिलास पीछे कर गई। क्या हुआ है तबीयत को? तुम्हारी तबीयत खराब थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। उसका चेहरा हाथों में भरकर निहायत फिक्रमंदी से पूछने लगा। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसके हाथ अपने चेहरे से हटा गई। नहीं ठीक, अगर ठीक होती तो यूँ चक्कर ना आते। अब की बार उसके हाथ अपने हाथों में दबा गया। मेरे सर में काफ़ी दर्द है। उसकी फिक्र में उसके सर तासरात महसूस ना कर पाया वो। तो पहले क्यों नहीं बताया मेरी जान? चलो दवाई लेकर आते हैं। उसकी फिक्रमंदी किसी सूरत कम ना हो रही थी। नहीं, मैं सिर्फ कुछ देर रेस्ट करूँगी। वो कहने के साथ अपने हाथ छुड़ाकर लेटने लगी। नहीं लेटो मत, मैं खाने को लेकर आता हूँ, फिर खाकर सो जाना। उसके गाल थपथपाता हो बोला। वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना चाहती थी, पर जानते थे वो नहीं मानेगा, इसलिए चुपचाप बैठी थी। उसे चुप बैठा देख वो उठकर किचन की तरफ चला गया। कुछ देर बाद कमरे में आया तो उसके हाथ में मौजूद ट्रे थी जिसमें खाना रखा गया था। वो बहुत मुश्किल से उसे थोड़ा सा खाना ही खिला पाया था बस। वो जब खाना खा चुकी तो उसका माथा चूमकर कमरे की लाइट बंद करता कमरे से बाहर निकल गया। उसने एक नज़र घड़ी पर डाली जो 7 बजने का पैगाम दे रही थी। उसे बहुत ज़रूरी काम से एक आदमी से मिलना था। नूरिया की तबीयत देखकर वो जाना तो ना चाह रहा था, पर काम बहुत ज़रूरी था। 10 मिनट के बाद वो 2 पाँव कमरे के दरवाजे पर आया तो मुंह तक कंबल लिए सो रही थी। वो गहरी सांस भरता दबे दबे कदमों से घर से बाहर निकल गया। उसे उम्मीद थी वो घंटे से पहले ही वापस आ जाएगा। यूं ही कुछ देर लेटे रहने के बाद उसे घर का मेन दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गई राजा बाहर गया है। उसने कंबल से सर सिरका कर देखा तो वो कहीं नजर ना आया। उसे खुद को अकेला पाते ही आंसू भल भल करते आंसू गालों पर बहने लगे। या अल्लाह! वो खुद को मुश्किल घड़ी में पाकर कोई सहारा ना पाते अल्लाह को याद करती फूट फूट कर रोती। वही तो है जो दिलों के हाल से वाकिफ़ है और अपने बंदे की हर पुकार सुनता है। वो अपने मुल्ला को याद करती आंसू बहाती सही रास्ता दिखाने की दुआ करती रही।
दिल का बोझ हल्का हुआ तो पुरसुकून होती सो गई। घंटे बाद वो यूं ही दबे कदमों घर में दाखिल हुआ और घर का लॉक करते अंदर कमरे में आ गया। नूरिया अब तक सो रही थी। वो अपने हाथों में मौजूद बैंड्स, अंगूठियां और गले में पहनी चेन्स उतार कर बेड की तरफ बढ़ गया। बेड पर बैठकर बालों में पहनी पोनी भी उतार कर साइड पर फेंक दी। वो धीरे से कमल के अंदर घुसा, उसके पीछे जा लेटा। उसके मुंह से आहिस्ते से कंबल उतारा तो उसके चेहरे पर मीठे मीठे आंसुओं के निशानों से गहरी सोच में मुब्तला कर दिया। वो जानता था कि वो किसी बात पर परेशान है, पर उसे शेयर नहीं कर रही। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती थी? वो धीरे से उसे सीधा करके उसका सर अपने बाजू पर ढक गया और उसके चेहरे पर झुकते नरमी से उसके गाल को अपने होठों से के लम्ब से महकाने लगा। मेरी जिंदगी। वो उसे नरमी से अपने सीने में भेजकर खुद भी सुकून से आंखें बंद कर गया था। कब से अलमारी में मुंह दिए न जाने क्या तलाश कर रही थी, जबकि वो दोनों बाप बेटी बेड पर लेटे न जाने किन राजो नियाज में मसरूफ थे। मोमल कम हियर। उसकी गंभीर आवाज़ मोमल के कानों तक पहुंची, पर वो कान लिपेटे खड़ी रही। मोमल। आपके लहजे में थोड़ी सख्ती आन समाई थी, पर वो उसके किसी भी बात पर कान न धरने का पक्का इरादा कर चुकी थी। उसके इनकार के बाद एकदम खामोशी छा गई तो मोमल ने शुक्र का गलना पड़ा। तुम्हें क्या मेरी बात समझ नहीं आती? अचानक गुस्से से करखत लहजे में बोला। आह! मोमिल उसकी अचानक गर्जदार उसीली आवाज़ पर उछली, अगले ही धड़ाम से ज़मीन बोस हुई। मामा! मोमिल की चीख निकल गई। नीचे पड़ी शर्मिंदगी की इंतहा से वो सुख चढ़ा लिए मोमिल की आंखें नम हो गई। न जाने ये आंसू दर्द की वजह से थे या शर्मिंदगी की वजह से। उठो! वहीं बैठकर रोना शुरू कर देती वो जब वो फिर से गुस्से से खोया हुआ। उसने सर उठाकर देखा, दिल ही दिल में बेइंतहा गालियों से नवाजा था। नाइट क्लब की रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल वाज़िह था, जिसे देखते मोमिल का दिल अथाह गहराइयों में डूब गया। जबकि उसने अपना भारी हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, वो हैरत से कभी बासिम को देखती, कभी उसके पीछे देखती अपनी बेटी को। सो गई हो? उसे खामोशी से तकता देखकर उसने तंज किया। नहीं। वो बौखलाकर नफ़ी में सिर हिलाती शर्मिंदा सी उसका बढ़ा हुआ हाथ नज़रअंदाज करके खुद ही उठ खड़ी हुई। बासिम ने अपना हाथ भींचकर पीछे कर लिया। वो वापस अपनी जगह पर लेटा। नाचार मोमिल सबकी से लाल चेहरा लिए बेड पर चढ़ कर बैठी। मामा, आपको चोट लगी है ना? आप लेट जाएं मिनाइल पास। उस छोटे पैकेट की मिसनी आंखों पर मोमिल ने मुस्कुराते हुए दांत पीसे। इस चालाक मिसनी इंसान के साथ रहकर उसकी मासूम बेटी की भी क्या बन गई थी? लेट रही हूँ। बासिम के देखने पर उसने मुश्किल से अपने रोने पर जब्त करके दांत कचकचा कर कहा, उसके बराबर में लेट गई। कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम पापा, मैं, मामा और पापा। तीनों के एक साथ बेड पर सोने पर खुश होते वो खिलखिलाकर तालियां बजाने लगी, जबकि मोमिल के सीने पर तो जैसे किसी ने बर्फ उंडेल दी थी। उसने ठंडी सांस खारिज की। मामा, सर्दी है, आप भी ब्लैंकेट ले लो। इस छोटी मैडम के तरफ से एक और ऑर्डर जारी हुआ। मोमिल ने सुर्ख चेहरे के साथ जब से उसे देखा। मासूम क्या जानती थी कि अपनी मासूमियत में किस तरह उस बेचारी को फंसा रही थी। फिर वो मुस्कुराई। एक बार की कही बात पर अमल करने पर तुम तौहीन समझती हो अपनी क्या? उसके बेहिस हरकत पड़े रहने पर बासिम ने चुपते लहजे में इस्तफसार किया। नहीं। वो गुस्से से सूख चेहरे के साथ झटके से कंबल खींचकर ब्लैंकेट खुद पर ओढ़ गई। वो जलती बुझती सामने एलईडी पर लगे फिरोजन कार्टून देखने लगी, जो उस छोटे पैकेट की कहने पर लगाए गए थे। कितना प्यार करती थी वो मोमिल से, और उसने कितनी मासूमियत से इसे इतनी बड़ी मुश्किल में फंसा दिया था। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने अभी सुकून का एक लम्हा भी ना गुजारा था, तब मिनाहिल ने सर उठाकर फिर से मोमिल को देखा, और मोमिल का सांस खुशक हुआ था। अब ना जाने कौन सा धमाका करेगी। मामा, आप इतनी दूर क्यों लेटी हैं? पास आ जाए ना। मिनाहिल ने परेशानी से कहा। तो वो तो अपनी मामा से बहुत प्यार करती थी ना। बासिम आफरीदी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। बेटा, मामा यहाँ ठीक है। वो उसे बता नहीं सकती थी वो कैसा घुना मीसना शख्स था। वो वो क्या कह रही थी भला? उसने झिझकते हुए शर्मिंदा होकर सफाई पेश की। क्यों, मैं तुम्हें निकल जाऊँगा? उसकी बात काटकर तंजिया बोला। हैं? मोमिल ने होनक जैसी शक्ल बनाकर बस देखा। बासिम सख्त कुरीस पर डालकर मिनाहिल की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो रोने की तैयारी पकड़ चुकी थी। मीनू, मामा की जान क्या हुआ? उसके रोने पर तड़प ही तो उठी थी। मामा, आप भी मेरी तरह बाबा को हक करें। बाप के साथ जुड़कर लेटी नया शाही फरमान जारी कर गई थी। क्या? मोमिल को तो जैसे 100 वॉल्ट का झटका लगा था। वो बिदक उठी। बासिम ने झटके से गर्दन घुमाकर उसकी तेज आवाज़ पर उसे घूरा। क्या हुआ? सपाट लहजे में इस्तफसार करने लगा। कुछ नहीं, वो कार्टून। मिनाहिल हग। उसने जब से मसला पेश किया, जिसे बासिम ने बहुत सुकून से नज़रअंदाज किया। आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। रोना नहीं मेरी शहजादी ने। उसने मिनाहिल को बहलाकर मोमिल पर जताया, जिसकी पूरी आंखें बाहर को उबल पड़ी। प्रॉमिस? वो रोती ही उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। प्रॉमिस? बासिम ने मुस्कुराते हुए
उसकी पेशानी चूमी। वो सर होता हुआ नहीं देख सकता था, उसकी जान थी उसमें, जबकि मोमिल तो सकते में घिरी इस मेंटल आदमी को देख रही थी। आप क्या बैठे बैठे सो गई हो? सुना नहीं? यहाँ आओ। वो सीधा होकर लेट गया और अपना चौड़ा बाजू बेड पर फैला दिया, जबकि मोमिल की इंतहाई हद तक फैली आंखें उसके बाजू पर टिकी थी। वो उसे अपनी तरफ बुला रहा था। मैं कैसे? वो होश में आते उसने बेयकीनी से कहा, पर वो कहाँ उसकी बात सुन रहा था। उसने अपना हलक दर्द किया और पीछे की जानिब खिसकी। दफ्तर रूम के फिजा में मिनाहिल की हिचकियाँ सुनाई दी। मोमिल का चेहरा जर्द पड़ गया। वो खुद कहाँ देख सकती थी उसे रोते। मीनू मामा की जान। वो तड़प कर उसकी तरफ लपकी, मगर वो बासिम के बाजुओं में करवट बदल गई। मोमिल ने हरासा नजरों से बासिम को देखा, जो जब्ते सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। मैं सो रही हूँ, वो मध्यम आवाज़ में झिझकती हुई खिफत ज़दा हुई और बगैर बासिम की आंखों में देखे ऐसी से अपना सर उसके चौड़े कंधे पर रखकर अपना हलक दर्द किया। जैसे ही उसकी कुलोन की सैर अंगेज खुशबू उसके नथनों से टकराई, उसकी धड़कनें जोर पकड़ गईं। उसके चेहरे के मसामों से पसीना फूट पड़ा। मीनू उसके चौड़े सीने पर हाथ बढ़ाकर उसने मिनाहिल के सर को छुआ। मिनाहिल ने खफा नजरों से पलट कर देखा, मगर मोमिल को इतना पास देखकर उसकी खुशी से चीख निकल गई। कितना अच्छा लग रहा है ना मामा पापा? उसने चहकर मोमिल के हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मीनू। मोमिल के मुंह से अचानक रफ्तार पर मध्यम सी कराह निकली। बासिम की घनी मूंछों तले गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसकी बेटी भी इसी पर ही गई थी। मिनाहिल के हाथ खींचने पर तमाम फासले सिमट गए थे। वो सामने स्क्रीन को देखने का ड्रामा करता उसकी खौफजदा धड़कनों को सुन रहा था। मोमिल हड़बड़ा कर दूर होने लगी, लेकिन इसी लम्हे बासिल ने उस पर भी ब्लैंकेट खींचा और मोमिल की कमर में अपना मजबूत बाजू हायल करके उसकी कोशिश नाकाम बना दी। वो कांप कर लटपटाई। क्या हुआ मामा? मिनाहिल ने उसका सूख तपा तपा चेहरा देखा। उसकी कराह सुनकर पेशानी से पूछने लगी। कुछ नहीं, वो जबरन मुस्कुरा कर कहती एलईडी की तरफ देखने लगी। बासिम की नज़रों को नज़रअंदाज करने लगी। कितना अच्छा लग रहा है ना? मिनाहिल ने फिर से अपना जुमला दोहराया। वो अपने कारनामे की तारीफ चाहती थी, मगर मोमिल जब से पड़ी थी। जवाब दो से। बासिम ने झटका देकर उसे होश दिलाया। अच्छा लग रहा है? उसने उसकी आंखों में झांक कर मायने कहती से पूछा। हाँ, वो बौखलाकर बोली। उसके झटके से मजीद करीब हो चुकी थी उसके सीने के। उसे अपनी कमर पर कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। कमर पर मौजूद बासिम के हाथ में हरकत आई। उसकी नाजुक पतली सी कमर और वह मजबूत अपनी खुरदरी उंगलियों को सहलाने लगा। दफ्तर में मोमिल बुरी तरह उछल पड़ी। क्या हुआ मामा? मिनाहिल ने हरासा होकर उसे देखा। कुछ नहीं। वो धड़कते दिल के साथ मोमिल ने जब से अपना हलक तर किया। उसका चेहरा हया शर्म से गुलनार था, जबकि उसकी कमर पर सिरकती रेंगती बासिम की उंगलियां उसका हलक खुशक कर गई। वो ना मिनाहिल से कुछ कह पा रही थी और ना ही अपना बचाव कर सकती थी। बासिम ने जहरीला मुस्कुराते मोमिल को देखा, जो सुकड़ी सिमटी पड़ी हुई थी। उसने बमुश्किल अपना कहकहा जब्त किया। शादी के दिन से कैसी शेरनी बनी हुई थी और अब कैसे डरी सहमी पड़ी थी। मैं मिनाहिल का दूध लेकर आती हूँ। वो झटके से उठ बैठी। उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता काँप रहा था। उसे अपने वजूद से आग सी तपिश निकलती महसूस हो रही थी। पर मैंने दूध पी लिया मामा। मिनाहिल ने चहक कर अपना कारनामा बताया। अच्छा। मोमिल ने हलक तड़किया। उसकी बस रोने की कसर रह गई थी। उसने चोर नजरों से बासिम को देखा, जो लापरवाह सा सामने देख रहा था। लेट जाओ, बासिम ने मुतवज्जो होकर नरमी से कहा। वो उसे घूरने लगी। लगता है तुम्हारी मामा को हमारे साथ छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। वेरी सैड मिनाहिल। उसकी कुड़ी पर बासिम ने अफसोस से कहा। मिनाहिल ने उदास होकर मोमिल को देखा। मामा? उसने रोने के लिए निचला फैला के सवालिया पूछा। वो गड़बड़ा गई। अच्छा लग रहा है मेरी जान, उसने झिझकते हुए मुस्कुराहट लबों पर सजाकर कहा। बासिम की पुरतपिश निगाहें उसी पर ठहरी थी। तो लेट जाओ, वो मुस्कुराती आवाज़ में बोला। अल्लाह पूछे आपसे। मैं अभी अच्छे से पूछूंगी। अल्लाह तो पूछेगा ही, मैं भी अच्छे से पूछूंगी। मिनाहिल के सामने शेर बने हैं ना, ज़रा अलग हो ले। वो दिल में कोसती हाथ मसलती अपना लब काटने लगी। कोई मसला है? उसे यूं ही कश्मकश में बैठा देकर महसूस हुआ। नहीं तो, वो दांत पीस कर कहती। ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजा गई। अकेले में मिलें ज़रा मुझे। वो उसे घूरती हुई बुड़बुड़ाई। मिनाहिल को उसकी दादी के पास छोड़ा हूँ फिर? बस वो आंखों में शरारत लिए उसके कान में सरगोशी कर गया। वो गुस्से में सुर्ख चेहरे के साथ घूर कर आंखें बंद कर गई, तो वो भी मुस्कुराता सुकून से आंखें बंद कर गया। वो निढाल सी बेड पर आड़ी तिरछी लेटी थी। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुबह भी उसे अपनी तबीयत ख़राब महसूस हो रही थी, पर उसने ज़्यादा इस बात को सीरियस नहीं लिया। राजा बहुत ज़रूरी काम का कहकर सुबह से निकला था। उसने सोचा राजा को कॉल करके बुला ले, फिर सोचा उसको ज़रूरी काम था, ऐसे छोड़कर घर दौड़ा आएगा। अब तो उल्टियाँ कर करके बिल्कुल ही निढाल हो चुकी थी वो। मुझे राजा को कॉल कर देनी चाहिए, रोते हुए सोच रही थी। जैसे ही मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर से मुतली वाली कैफियत महसूस करके बाथरूम की तरफ भागी। या अल्लाह, वो बेसिन पर हाथ रखकर झुकती रो दी।
ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मेरी रानी, उसकी पुकार ने नूरिया के बेजान जी समय जैसे जान डाल दी थी। राजा, वो उसको पुकारती सी सकने लगी, पर इतनी हिम्मत ना हुई कि 2 कदम बढ़ाकर बाहर चली जाए। कहाँ हो मेरी रानी? उसे किचन और लाउंज में ना पाकर कमरे में आया, पर उसके रोने की आवाज़ बाथरूम छाती महसूस कर वो तेजी से बाथरूम की तरफ भागा। बाथरूम के खुले दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुआ तो वो बेसन पे झुकी उल्टी कर रही थी। वो एक हाथ उसकी कमर में डालकर सहारा देता, दूसरे हाथ से उसकी पुश्त पे हौले-हौले थपकी देने लगा। जब वो कुल्ली करके फारिग हुई तो राजा साइड से तौलिया पकड़कर उसका मुंह साफ करने लगा। वो निढाल से उसके सीने पर सिर रखकर अपना सारा वजन उस पर डाल गई। वो उसे सहारा देकर कमरे में लाया और बेड पर लिटाकर खुद उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। क्या हुआ तबीयत को? इतनी तबीयत खराब है और तुमने मुझे कॉल भी नहीं की? उसके गालों से चिपके बाल कान के पीछे उड़सता उसकी आंखों में झांक कर पूछने लगा। तबीयत काफ़ी दिन से गिरी-गिरी महसूस हो रही थी, पर आज आपके जाने के बाद ज़्यादा बिगड़ गई। पहले मैं कॉल करने वाली थी आपको, फिर सोचा आप ज़रूरी काम से गए हैं इसीलिए। वो आंसू साफ करते उठने की कोशिश करने लगी। जब उसके कंधों पर हाथ से दबाव डालता उसे वापस बेड पर लिटा गया। काम से ही गया था ना, मर तो नहीं गया था। तुमसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है मेरी ज़िंदगी में जो तुम मेरे काम को खुद पर फोकियत दे रही हो। उसकी बात खत्म होते ही वो घुट-घुट कर रोने लगी तो राजा को अपने लहजे की शक्ति का एहसास हुआ। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा गया तो उसके रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई। क्या हुआ है यार? ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? मुझे बताओ तो सही, कुछ कहाँ तकलीफ़ है? उसका चेहरा अपने हाथों में भरता फिक्रमंदी से पूछने लगा, पर मुसलसल रोती ही चली गई। मैं दोस्त को कॉल करके गाड़ी मंगवाता हूँ, अस्पताल चलते हैं। चुप हो जाओ, शाबाश। उसे बच्चों की तरह पुचकारता जेब से मोबाइल निकालने लगा। नहीं, मुझे नहीं जाना अस्पताल। राजा, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, मैं नहीं जा पाऊंगी। उसको देखते ही बेबसी से अपनी हालत बताने लगी। ठीक है, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। चुप करो, शाबाश। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। वो उसे बेड पर लेटाकर उसके माथे पर बोसा देता उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो तकिए में मुँह छुपाते ही रोने लगी। न जाने इस कदर रोना तबीयत खराबी पर आ रहा था या अपनी ज़हनी हालत पर। पूरे 10 मिनट बाद राजा वापस आया तो वो यूं ही बेड पर पड़ी थी जिस तरह वो छोड़ के गया था। रानी, उठो मेरी जान, डॉक्टर साहिबा आई हैं। उसे नरमी से पुकारता खुद उसके पास बैठकर उसका रुख मोड़ गया। उसकी सुर्ख सूजी आंखें और भीगे गाल देखकर तकलीफ महसूस करता लब भीज गया। मिस्टर राजा, प्लीज़ बाहर जाए, मुझे इनका चेकअप करना है। डॉक्टर ने उसे मतवजा किया तो अपनी रानी में गुम हो चुका था। तो करो, मैंने कब रोका है? मैं कहीं नहीं जाने वाला। जो भी करना है मेरे सामने करो। उसकी हठधर्मी पर डॉक्टर सर पीट कर रह गई। देखें मिस्टर, आप प्लीज़ बाहर जाएं, बस 5 मिनट के लिए, और मुझे तफसील से इनकी हालत का मुआयना करने दें। वो मज़ीद आजिज़ हुई। ये बीमार है, तकलीफ़ में है और कुछ बोल नहीं रही, रोई जा रही है। बस ये कैसे बताएगी इसे क्या तकलीफ़? और आप मेरा मुँह क्या देख रही हो? नज़र नहीं आ रहा हो किसे कितनी तकलीफ़ है? जल्दी से इलाज शुरू करो। वो सख्ती से बोला तो डॉक्टर बेबसी से नूरिया की तरफ देखने लगी। मिस्टर, आप मुझे रास्ते में 1000 दफ़ा बता चुके हैं कि इन्हें क्या तकलीफ़ है, इसलिए आप प्लीज़ बाहर जाएँ और मुझे मेरे हिसाब से इनका मुआयना करने दें। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलने के लिए मुँह खोलता, नूरिया उसका हाथ अपने हाथ में दबाती आंखों से बाहर जाने का इशारा करने लगी। वो एक बेबस निगाह उस पर डाल के बेचैनी से दाढ़ी खुजलाता कमरे से बाहर चला गया तो डॉक्टर आगे बढ़ती उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर गई, जबकि वो खुले मुंह से अपनी ताज़ा तरीन इज़्ज़त अफ़ज़ाई देखता रह गया। वो बेचैनी से दरवाजे के बाहर यहाँ वहाँ टहलता बार बार कमरे के दरवाजे को देख रहा था। इससे पहले वो ज़ब्त खोता कमरे का दरवाज़ा बजाता, दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर साहिबा अंदर बैठकर एटम बम का फार्मूला दरियाफ्त करने की कोशिश में लग गई थी क्या, जो इतना वक्त लगा दिया? वो डॉक्टर के सामने देखते ही चिढ़ उस पर चढ़ दौड़ा। अब यूं ही मुस्कुराती रहोगी या बताओगे भी मेरी रानी को क्या हुआ है? उसके पीछे से कमरे में झांकने की कोशिश करता और चिढ़कर बोला। मिस्टर राजा, आप मुझे बोलने का मौका देंगे ही तो कुछ बोलूँगी ना। उसकी बेसब्री पर चोट करती बोली तो राजा को एहसास हुआ वाकई ही वही बोले चला जा रहा था। अच्छा, आप बोले आप डॉक्टरनी साहिबा? उसने घुसियाकर अपने बालों की पोनी टाइट करते हुए पूछा। कंग्रेचुलेशन मिस्टर राजा, योर वाइफ इज़ एक्सपेक्टिंग। वो मुस्कुराती बोलकर उसके चेहरे के तासरात देखने लगी। हैं? क्या कहा डॉक्टर ने? वो हौनक शक्ल लिए लहजे में मुस्तफसर हुआ तो वो कहकर लगाकर हंसी। मिस्टर राजा मुबारक को, आप बाप बनने वाले हैं। उसके तासरात का मज़े से जायज़ा लेती बोली। उसे 2 की बजाय 5 मिनट लगे थे बात समझने में। डॉक्टरनी साहिबा, आप सच कह रही हैं? उसकी आंखों और लहजे में बेयकीनी थी। वो मुस्कुराती हुई सर हिला गई। शुक्रिया, बहुत बहुत डॉक्टर, शुक्रिया डॉक्टरनी साहिबा। वो खुशी से बेकाबू होता, जेब में हाथ डालकर जितने नोट हाथ में सारे गए उसके हाथ में थमाता तेजी से कमरे में दाखिल हुआ, खटाक से दरवाज़ा बंद कर गया, जबकि डॉक्टर उस दीवाने को देखती भाई की राह ले गई।
वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही घुटनों में सर दिए बैठी थी। मेरी रानी, वो जज़्ब के आलम में कहता उस तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, उसे अपने बाजुओं में उठाकर घुमा गया। कमरे में उसके गहके गूंज रहे थे। राजा, उसकी खौफजदा आवाज़ कानों में पड़ी तो राजा को होश आया। वो उसे उसके पैरों पर खड़ा कर गया तो सख्ती से उसके कंधे अपने दोनों हाथों में दबोच गए। उसका सर घूमने लगा था। सॉरी मेरी जान, खुशी में होश ही खो बैठा। तुम ठीक हो? फिक्रमंदी से उसका जर्द चेहरा देखकर बोला, जिस पर सर हिलाकर उसके कंधे पर सर टिकाकर आंखें मूंद गई। वो नरमी से उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बांध गया। मेरी रानी, वो लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत समाकर बोला तो जिसे महसूस करते वो धीरे से आंखें खोल गई। जी। वो एक पल को उसकी आंखों में देखती फिर से पलकों की झालर गिरा गई। उसे नरमी से बाहों में उठाकर बेड की तरफ आया और उसे बिठाकर पीछे थक के रखकर खुद उसके सामने बैठ गया। वो सुर्ख चेहरे लिए लड़ती कांपती उंगलियां मरोड़ती उसके हवा सलब कर रही थी। वो धीरे से उसके नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम गया। मुझे तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है मेरी रानी, समझो तुमने मुझे खरीद लिया। मैं ताऊम्र तुम्हारा शुक्र अदा नहीं कर सकता। तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा लगा सकती हो? मेरा दिल कर रहा है चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताऊं कि देखो राजा अकेला नहीं, उसके पास जान लुटाने वाली बीवी और अब उसके वजूद का हिस्सा, उसके जिगर का टुकड़ा भी दुनिया में आने वाला है। मैं बेतहाशा खुश हूँ रानी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, मुझे इस कदर प्यारा तोहफा देने के लिए। वरना आंखों को झपकता झुक कर उसकी पेशानी पर अपने लब रख गया। नूरिया अपनी आंखें सख्ती से बंद किए बैठी थी। जब से अपने माथे पर नमी महसूस करती और चौंक कर आंखें फाड़ कर गई। क्या वो रो रहा था? उसका दिल धक से रह गया। राजा, वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर अपने सामने कर गई तो नजरें चुराने लगा। आपको मुझसे आंसू छुपाने की जरूरत नहीं, आपका लिबास हूँ मैं, वो नरमी से कहती अपनी नाजुक उंगलियों की पोरों से उसकी आंखों और गालों पर फैलती नमी साफ करने लगी तो वो जब खोता उसके गर्दन में मुँह छुपाकर अपने बाजू उसके कमर के गिर्द बांधकर उसे खुद में भींच गया। अपनी गर्दन पर महसूस होती नमी नूरिया को बहुत बेचैन कर रही थी। वो कहाँ तसव्वुर कर सकती थी कि इस कदर मजबूत मर्द भी आंसू बहा सकता है। मैं बहुत अकेला था मेरी रानी, बहुत ज़्यादा अकेला। मैं वो बदनसीब औलाद हूँ जिससे माँ बाप का प्यार, उनकी शफकत मैसर ना आए। मैं सोचता था कि शायद मेरे मुकद्दर में तन्हाई लिखी जा चुकी है, पर मैं गलत था। मेरी तन्हाई तब दूर हुई जब मेरी ज़िंदगी में तुम आई। तुमने मुझे इतना सिखा दिया जिसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। तुमने मेरे इस वीरान घर को जन्नत बना दिया और मेरे सोने आंगन को भी फूलों से मकाने वाली हो। इस रब ने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजकर इतना बड़ा एहसान किया मुझ पर, जिसका मैं तमाम उम्र शुक्र अदा ही नहीं कर सकता। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। वो गंग होकर उसकी बातें सुनती नूरिया तब होश में आई जब अपने कंधे पर उसका लम्स महसूस हुआ। वो तमानियत से मुस्कुरा दी। इतने दिन की उलझन और परेशानी पता नहीं कहाँ जा सोई थी। क्या तुम खुश हो? उसे जब एहसास हुआ कि बस खुद ही बोले जा रहा है तो उसका चेहरा हाथों में थामे उसकी नम आंखों में झांक कर पूछने लगा। उसके सवाल पर उसका रंग तेजी से सुर्ख पड़ा और पलकों की झालर लरजते कांपते आरजू पर गिर गई, जबकि गालों पर शफक फूट पड़ी थी। वो मबहूत सा उसके चेहरे की दिलकशी देखकर सरशार हो रहा था। उसकी गहरी नजरें वो मुसलसल खुद पर महसूस करके वो लाज से चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। वो हंसकर उसके चेहरे पर मौजूद हाथों पर लब रख गया। तुम्हें मेरी ज़िंदगी में सरप्राइज। आशना पुरजोश आवाज़ पर वो एकदम पलटी तो खुशगवार हैरत का झटका लगा जहाँ वो कंधे पर बैग डाले खड़ा था। वो साकत से खड़ी से तकती जा रही थी जैसे उसकी मौजूदगी पर बेयकीन हो। चाचू। मिनाल की नज़र उस पर पड़ी तो भागते हुए अर्चम की तरफ पड़ी। वो हाथ बढ़ाकर उसे बाहों में उठाकर घुमा गया, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसती। चाचू की जान, चाचू ने बहुत मिस किया आपको। उसके गाल पर लब रख गया, जिस पर वो अपने खरगोश जैसे दांत निकाल कर दिखाने लगी। मीनू जान, आपने तो चाची की जगह घेर ली। आपकी जगह चाची को होना चाहिए था, है ना अर्चम भाई? मोमिल शरारत से आंखें मटकाती बोली तो अरमिश बेसाख्ता सर पड़ गई। शाम का वक्त और वो सब लाउंज में बैठे थे जब वो अचानक आदमका। बात तो आपने सोलाने दुरुस्त की भाभी जान। आपकी बात सिटपटाने की बारी मोमिल की थी। क्या बदतमीजी है। उसके भाभी कहने पर सेकपा होती सुर्ख पड़ गई। अरे भाई, जो रिश्ता है उसी से पुकारूंगा ना। बड़े भाई की लाडली जोजा मोहतरमा को पुकारने की गुस्ताखी तो नहीं कर सकता। वो आंख में शरारत और लहजे में आजी समय कहता बासिम से मिलने लगा। लाडली बीवी। उसकी इस ज़ाहिया सरगोशी पर बासिम ने लब भींची और सख्त तेवर लिए उसे देखने लगा जो मुनाहिल के बाल ठीक कर रही थी। शक्की औरत। वह सर छिटक कर रह गया। आशम गहरी नज़रों से अरमिश की तरफ देखने लगा जो आंखें झपकती बार बार लब भींचती आंसू रोकने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? उसके पास जाकर उस पर सलामती भेजने के साथ वो उसके गाल होले से थपथपा गया। वो मैं सर हिला गई। बाबा, मामा, छोटे पापा, छोटी मामी, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। कहाँ है सब? वो लाउंज में यहाँ वह नज़र दौड़ाकर पूछने लगा। हाँ, फौतगी हो गई है दूर रिश्तेदारों में, तो सुबह वहाँ रवाना हुए थे। सब 3 दिन तक आएंगे। बासिम के बताने पर समझता सर हिला गया।
चले मैं फ्रेश हो लूँ, फिर बैठकर गपशप लगाते हैं। वो मुस्कुराकर सबको कहता है। अरमिश को अपने पीछे आने का इशारा करता कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो वहीं खड़ी उंगलियां चिटखाती रही। अरमिश बेटा आप भी जाएं रूम में, देखें उसे कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। जाएं शाबाश। उसे यूं ही अपनी जगह खड़े देखकर बासिम नरमी से बोला तो जी भाई कहती कमरे की तरफ चल गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो कहीं पर ना था। उससे पहले कि वो पीछे मुड़कर दरवाज़ा बंद करती, वो एकदम दरवाज़ा बंद करता उसे पीछे से अपने हिसार में कैद कर दिया। खौफ के मारे वो एकदम करा उठी। उसके कान में झुकता उसके कान में सरगोशी कर गया। वो तो उसे पहचानती सांस तक रोक गई। कैसी है? उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन, कंधे और कान की लो पर महसूस करती कांपने लगी। हाँ, अलबत्ता ज़ुबान कोई भी अल्फाज अदा करने से इनकारी थी। बताएं। वो उसकी कमर के गिर्द लिपटे अपने हाथों से दबाव बढ़ा गया तो उसका हिसार तोड़ने की कोशिश करने लगी। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? आपको इससे क्या कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं? वो भराए लहजे में बोली तो उसके लहजे और जुमले से खौफगी महसूस करता उसका रुख अपनी तरफ मुड़ गया। लगता है किसी ने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस किया है। वो एक हाथ उसकी कमर में डाल के दूसरा हाथ उसकी थोड़ी पर के नीचे रखता उसका चेहरा उठाकर अपने रूबरू कर गया। उसने पलकों की झालर उठाकर देखा तो उसकी भीगी सुर्खी मैल सुनहरी आंखें सीधा अरशम अफरीदी की सियाहखोर आंखों से टकराती उसके दिल में हलचल मचा गई। नाराज़ है मेरी सॉफ्टी अपने हस्बैंड से? उसके जुमले के मुकम्मल होने की देर थी। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोती, जिस पर वो बेचारा एकदम बौखला गया। यार क्यों रो रही हैं आप? जानती हैं ना कि आपके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। चुप करें और बताएं रो क्यों नहीं है? वो उसके हाथ चेहरे से हटाकर पूछने लगा। वो बगैर एक लफ्ज़ भी बोले रोए चली जा रही थी। अच्छा यहाँ बैठे। वो उसके कंधे की गिद्ध अपना बाजू माइल करते उसे साथ लाकर बेड पर बिठाया और खुद एक घुटना ज़मीन पर टिकाया उसके सामने फर्श पर बैठा उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम गया। रो क्यों रही हैं? वो अपने हाथों में कैद उसके नाजुक हाथों की पुष्ट सहलाने लगा। याद आ रही थी मुझे। वो रोती आंखों से इतराफ़ कर गई। किसकी याद आ रही थी? वो अंगूठे से उसके गाल पर बहता आंसू समेट कर पूछने लगा। आपको। वो कसमसाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर गिरफ्त मजबूत कर गया। मुझे? आप मुझे मिस कर रही थी? वो उसके लहजे में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। जी मैंने आपको बहुत मिस किया हस्बैंड। वो बहती आंखों से खुलम खुला इजहार करती उसका सांस तक रोक गई। उसे नहीं पता था उसे याद करेगी और यूँ इतनी आसानी से उसके सामने इजहार कर देगी। क्या क्या वो इतना ज़रूरी हो गया था उसके लिए? उसके इजहार पर सरशार होता कदम उठाकर सुरूर के आलम में उसकी पेशानी को अकीदत भरे लम्ह से मोतबिर कर गया। मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। उसके साथ बैठकर उसका सर अपने सीने पर रख गया, जबकि उसके सीने पर सर रख के उसकी खौफजदा धड़कनों का शोर सुनने में महूत हो गई। किस कदर सुकून था इसकी बाहों की गर्मी में। उसका सारा खौफ जाने कहाँ जा सोया था। अपने मुहाफिज को अपनी सांसों से करीब नज़दीक तर पाते। चले मैं फ्रेश हो लूँ, फिर भाई चलते हैं। रात में ढेर सारी बातें करेंगे। आज मेरे रात जगेगा प्रोग्राम है। वो उसकी पेशानी फिर से चूमकर उसे लग करता उसके सुनहरी चेहरे से बाल हटाने लगा तो उसे वो लब भीज कर आंखों के सामने बजते फ़ोन को देख रही थी। 5 दफ़ा बजकर फ़ोन बंद हो गया तो उसने गहरा सांस खारिज किया। अभी 1 मिनट ही गुजरा था कि फ़ोन फिर से बजना शुरू हो गया था। उसने थक हार कर फ़ोन पकड़ा और कान उठाकर मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो। उसने आंखें बंद करके सर पीछे को गिरा दिया। हेलो नूरिया, कैसे हो यार? तुमने कहा था कि मुझे खुद कॉल करोगे। अब 2 हफ्ते हो गए, पर तुम्हारी कॉल तो नहीं आई। मैंने परेशान होकर खुद ही कॉल कर ली। तुम ठीक हो ना? उसकी परेशान आवाज़ सुनकर नूरिया के असाब पर भारी बोझ पड़ा। नूरिया, क्या तुम सुन रही हो? उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिला तो उसे फिर से पुकार गया। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैं ठीक हूँ हाशिर, बस वक्त नहीं मिल सका। वो आंखों की कोनों को दबाकर उनकी तकलीफ कम करने की कोशिश करने लगी। तुम कब वापस आओगे नूरिया? 4 माह गुजर चुके हैं। हाँ, आखिर अब तक कोई न्यूज़ क्यों नहीं मिली? तुमने डॉक्टरों को चेक करवाया? उसकी बातें नूरिया को काफ़ी नागवार गुजरी। राजा आ गए हैं, मैं बाद में बात करूँगी। वो नागवारी से कहती फ़ोन बंद कर गई। या अल्लाह, ये आजमाइश मेरी कब ख़त्म होगी? वो नम आंखें खुश करती सर हाथों में गिरा गई। दरिया, कहाँ हो बेटा? वो गमनाक सी बैठी हाथ में पकड़े रिमोट से सामने एलईडी पर चैनल सर्च कर रही थी जब उसे अपने मामा ज़ारा शाह की आवाज़ सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। जी मामा, आ जाएं आप। वो उन्हें अंदर आने का कहते एलईडी बंद कर गई। बेटा रेडी नहीं हुई अभी तक आप? मैंने बताया था मिसेस हामिद आ रही हैं अपनी फैमिली के साथ। वो अपनी माँ की बात पर गहरा सांस भर के रह गई। वो जानती थी मिसेस हामिद अपने बेटे के रिश्ते के लिए आ रही थी, पर वो बिल्कुल भी उनके सामने नहीं आना चाहती थी। ये बात ठीक थी कि वो अरशम आफरीदी को बुला रही थी। अरशम आफरीदी का बाप दरिया की ज़िंदगी में हमेशा के लिए बंद हो गया था और ये बात बंद करने वाली दरिया खुद ही थी। पहले वो सोचा करती थी अरशम के लिए इसकी चाहत में ज़रा बराबर भी खोट नहीं, पूरे दिल से उसे चाहती है। उसे हर नमाज के बाद मांगी जाने वाली पहली दुआ था। वो उसके तहज्जुद में किए गए सजदों में रोकर मांगी गई दिली ख्वाहिश था। वो दरिया का सब कुछ था पर उसका नसीब ना था। देर से ही सही, पर अरशम की शादी के बाद इसे बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी कि नसीब की डोर जब
तब जुड़ती है जब दोनों दिल से एक दूसरे का साथ निभाएं। मोहब्बत को मंजिल तब मिलती है जब दोनों तरफ से निभाने की लगन सच्ची और अहद पुख्ता हो। ऐसे में उसकी एक तरफा मोहब्बत किस खाते में जाती। उसे हमेशा उसे तीसरे इंसान पर अश्क आया करता जिसे बिन मांगे ही सब मिल जाता, पर वो कहाँ जानते थे कि एक ही तीसरा करता उसकी कहानी में भी जन्म लेगा। मामा मुझे मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करने में बस निकलने वाली थी, कोशिश करूंगी जल्दी वापस आ सकूं। वो झटपट घर से निकलने का बहाना करती उन्हें अपने प्लान से आगाह करने लगी। फिलहाल वो सबके लिए तैयार नहीं थी, उसका दम घुट रहा था, पर वो अपनी माँ की जिद को भी जानती थी, इसलिए बहाना बना गई। ठीक है बेटा जाओ आप, और जल्द से जल्द आने की कोशिश करना। ज़ारा शायद जल्दी में थी, इसीलिए तो जल्दी वापस आने की ताकीद करती कमरे से चली गई तो वो भी बेदिली से शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। बाल ऊंची पौनी में बांधे, दुपट्टा गले में डालकर, चेहरे पर काला मास्क चढ़ाया और कबर्ड की तरफ चली गई। कबर्ड से बैग और शॉल निकालकर बेड की साइड टेबल की तरफ आई, वहाँ पर अपना मोबाइल उठाया, बैग में रखा, शॉल कंधे के गिर्द ओढ़े और बैग की लंबी चेन कंधे पर लटकाकर कमरे से बाहर निकल आई। किचन में एक सरसरी सी नज़र डाली तो खासा एहतमाम होता नजर आया। वो उदास सी गाड़ी में बैठती घर से निकलती चली गई। दरिया मॉल आ गई थी और अब बेदिली से विंडो शॉपिंग कर रही थी। यहाँ आए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे और यहाँ वहाँ देखती आगे बढ़ रही थी जब उसके कंधे पर पड़े बैग में उसका मोबाइल बजा। उसने थोड़ा झुककर पर्स खोला, उसमें से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर मामा कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो मोबाइल देखती साथ ही साथ चलती भी जा रही थी। इससे पहले कि वो कॉल उठा पाती, कोई बहुत ज़ोर से उसके साथ टकराया। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसका माथा किसी मजबूत चट्टान से जा टकराया हो। वो दर्द से सिसकती माथे पर हाथ रखकर झुक गई, जबकि अधखुले पर्स में से चीज़ें निकलकर ज़मीन पर बिखरती चली गई। मोहतरमा आप ठीक हैं? भारी मर्दाना आवाज़ उसकी समातों से टकराकर उसे होश की दुनिया में वापस ले आई। दर्द के बाइस उसकी आंखों में नमी उभर आई। गैर शनाजा मर्दाना आवाज़ पर उसने होले से सर उठाया, ऊपर देखा तो मास्क में छुपे उसके चेहरे पर सजी नम गैस काली उदासी माइल आंखें देख मुकाबिल का सांस सीने में अटका। गहरी उदास काली आंखें दर्द की वजह से नम हो गई थीं। जैन गर्देजी की आंखों ने सिर्फ एक लम्हे के लिए सामने मौजूद हसीना की कातिल आंखों में देखा था, और एक ये लम्हा ही उसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ चुका था। एक लम्हे के लिए क्यों कि सामने खड़ी लड़की नकाबपोश हसीना दूसरे ही लम्हे अपनी आंखें फेर चुकी थी। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? वो उसके नरमी से पूछने पर तेज़ी से नफ़ी में सिर हिलाती नीचे झुककर बिखरा पड़ा अपना सामान उठाकर पर्स में ठूंसने लगी और फिर तेज़ी से आगे बढ़ गई। वो नासमझी से उसकी फुर्ती देखकर रह गया, जबकि वो नज़रों से ओझल हो गई तो वो भी जाने लगा। अभी उसने एक कदम मजीद रखा था जब उसे अपने पैरों के नीचे कोई चीज़ महसूस हुई। उसने झुक कर देखा तो वो आइडेंटिटी कार्ड था। दरिया आलिशा। वो कार्ड पर लिखा नाम जेर लब दोहराता एक दफ़ा फिर मुड़कर उस सिमत देखने लगा जहाँ पर वो गई थी, पर वो हसीना हवा के झोंके की तरह गायब हो चुकी थी। शायद कुदरत चाहती है कि हम दोबारा मिलें। वो जेर लब मुस्कुराता कार्ड अपनी जेब में डाल गया। नूरिया की प्रेगनेंसी को 3 माह हो चुके थे। वो सारी बातें जहन से निकालकर अपने शौहर और होने वाली औलाद का सोचते अपनी ज़िंदगी के हसीन पल जी रही थी। आशिक का नंबर वो ब्लॉक लिस्ट में डाल चुकी थी। फैक्ट्री में आजकल ज़्यादा काम था, इसलिए बाज़-औक़ात राजा घर देर से आता। नूरिया की तबीयत आज कुछ दिन से ख़राब थी, पर रात ज़्यादा ख़राब हो गई, जिस पर डॉक्टर ने कहा था कि वो रेस्ट ले रही है, जिस पर उसका बीपी हाई हो रहा था। राजा के बहुत इसरार पर भी पूछने पर उसे टाल गई कि उसे कोई परेशानी नहीं। नूरिया बेड पर बैठी हाथ में मोबाइल पकड़े गेम खेल रही थी। उसे मुतमिन महसूस हुआ, तेज़ी से बाथरूम की तरफ भागी। 5 मिनट बाद गीला चेहरा थपथपाकर पूछते निढाल सी बाहर आई तो सामने बेड पर बैठे हाशिर को देखकर ठिठक गई। एक पल को उसकी आंखों में हैरानी उभरी और दूसरे ही पल नागवारी। उसे यूँ चोरी छुपे हाशिर का अपने घर आना सख्त नागवार गुजरा था। नूरिया के ने कंधे पर पड़ा दुपट्टा सीने पर फैलाकर औरतें नामहसूस अंदाज में अपना सरापा छुपाने की कोशिश की, जो कि हाशिर की तेज नज़रों से छुप ना सकी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नूरिया के लहजे में महसूस की जाने वाली नागवारी थी। तुमसे मिलने आया हूँ। वो बेड से उठ खड़ा हुआ। आपको इस तरह राजा की से चोरी हमारे घर नहीं आना चाहिए था। वो एक कदम मजीद पीछे लेती चेहरा मोड़ गई। क्यों? इसके सवाल पर नूरिया को मजीद हैरत हुई। आप नहीं जानते कि क्यों? उसे वाकई से इस इंसान पर हैरत हो रही थी। हाशिर प्लीज़ आप जाएँ यहाँ से, राजा आ गए तो अच्छा नहीं होगा। नूरिया की सख्ती से कहने पर वो कदम बढ़ाता उसकी तरफ आने लगा। मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया है तुमने? वो नरम लहजे में पूछता। अभी नूरिया को एक आंख नहीं भा रहा था। आपको क्यों? क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब था, इसलिए राजा सही करवाने के लिए लेकर गए थे। वो तेज़ी से झूठ बोल गई। ठीक है मान लिया, मुझे बहुत ज़रूरी काम था जिसकी वजह से रिस्क लेकर आना पड़ा। ये कुछ पेपर्स हैं, तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए, ऑफिस में कुछ स्टाफ नया रखना है। वो जेब से कुछ कागजात निकाल कर उसके सामने कर गया तो नूरिया बगैर सोचे समझे जल्दी से उसके हाथ से पेंसिल और पेन पेपर्स पकड़कर साइन कर दिए। अब आप जाएँ प्लीज़। नूरिया के मिन्नत भरे लहजे पर वो लब भींच गया। अभी तो जा रहा हूँ, पर बहुत जल्द वापस भी आ सकता हूँ अगर तुमने दोबारा मुझसे रब्ता ना किया।
बगैर मजीद कोई लफ्ज़ बोले तेज़ी से निकलता चला गया तो नूरिया अपने बेजान थे वजूद को घसीटकर बेड के पास लाई और गिरने के अंदाज में वहाँ बैठ गई। उससे वहाँ बैठे 2 मिनट गुजरे थे जब कमरे में राजा दाखिल हुआ। राजा ने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया तो उसे देखते हुए सीधी होकर बैठी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो सलाम लेती अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल करने लगी क्योंकि राजा एक सेकंड पहले उसके तासुरात पहचान जाता था। वालेकुम अस्सलाम, संजीदगी से जवाब देकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ और अपने हाथों में पहने पैंट्स उतारने लगा। मैंने हाल भी पूछा है शायद। उसके बाद पर उसकी तरफ मुड़ा और उस पर एक नज़र डालकर फिर से शीशे की तरफ देखकर अपने बाल पोनी कैसे आज़ाद करने लगा। कोई आया था क्या? उसके सवाल में छाया सड़पन न जाने क्यों नूरिया महसूस न कर पाई। नहीं तो यहाँ किसने आना है, आप क्यों पूछ रहे हैं? वो तेज़ी से उसकी बात की नफ़ी करती उल्टा उससे सवाल करने लगी। क्योंकि बाहर का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था इसलिए पूछा। वो शीशे में नज़र आते नूरिया के अक्स को देखकर तफसीली लहजे में बोला तो वो फिर से भौंकने लगी। हाँ, वो एक्चुअली मेरा दम घुट रहा था इसलिए दरवाज़ा खोल दिया। फिर एकदम से वॉमिट हुई तो अंदर आ गई और दरवाज़ा बंद करना भूल गई। उसकी वजाहत पर गौर से उसके चेहरे के तार चढ़ाव देखते वो सर हिलाकर अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इन्हें क्या हुआ? राजा के बाथरूम में बंद होने के बाद वो खुद से सवाल करने लगी क्योंकि ऐसा कभी ना हुआ था। वो घर आते ही सबसे पहले उसका माथा चूमकर से ज़ोर से हग करता, अपने बेबी को प्यार करता, फिर फ्रेश होता। बाहर आते हैं तो पूछती हूँ। वो सोचकर उठी और किचन की तरफ चली गई ताकि खाना गर्म कर सके। खाना गर्म करके ट्रे में लगाकर वो जब कमरे में वापस आई तो राजा शीशे के आगे खड़ा बाल बना रहा था। आहट पर उसने मुड़कर नूरिया को देखा, फिर खुद उसकी तरफ आता उसके हाथ से ट्रे पकड़ गया। मुझे आवाज़ से ली होती खुद क्यों लेकर आई हो? उसकी फिक्र पर वो मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ, बस इतना सा तो काम था, इसमें भला क्या मुश्किल। वो मुस्कुरा कर उसके पीछे ही बेड तक आ गई। उसके बैठने पर ही राजा ने ट्रे दरमियान में रखा और खुद उसके सामने बैठ गया। मामूल के मुताबिक पहला लकमा दोनों ने अपने हाथ से एक दूसरे को खिलाया, फिर खामोशी से खाने लगे। खाने के बाद राजा उसे वहीं बैठे रहने का इशारा करता खुद बर्तन उठाकर किचन में रखना चला गया। काफ़ी देर नूरिया उसका इंतज़ार करती रही। फिर जब वो वापस न आया तो नूरिया उठकर कमरे से बाहर निकल आई। नीचे उसे कहीं राजा न दिखा तो अंधेरे में डूबी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई जो छत की तरफ जाती थी। राजा, कहाँ हैं आप? वो अंधेरे में अंदाजे से कदम उठाती उसे आवाज़ देने लगी तो राजा जो एक सिगरेट पीने के साथ किसी सोच में गुम था तेज़ी से सिगरेट बुझाकर उसकी तरफ बढ़ा। साथ ही साथ अपनी जेब से मोबाइल निकालकर टॉर्च भी ऑन कर ली। खुद क्यों आ गई ऊपर? मुझे आवाज़ दे दी थी, पता भी है ना कितना अंधेरा है, अगर ठोकर लग जाती तो। वो एक ही सांस में कहता उसका हाथ थाम कर उसे हथियार से अपने साथ नीचे लाने लगा। यहाँ बैठो, मैं अभी आया। उसे बिठाकर खुद कमरे से बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद वो कमरे में आया तो नूरिया बेड के साथ टेक लगाकर नींद दराज थी। उसके हाथ में दूध का गिलास देखकर मुँह के दावे बिगाड़ने लगी। उसे दूध जिस कदर नापसंद था, राजा इतना ही ज़बरदस्ती से 2 वक्त दूध का गिलास पिलाता था। राजा, नहीं प्लीज़, मेरा दिल नहीं कर रहा। वो बेचारी सी शक्ल बनाकर मैं मनाई पर राजा इस मामले में उसकी एक भी ना सुनता था। अब भी ऐसा ही हुआ था। कोई बहाना नहीं, ख़त्म करो जल्दी। उसका लहजे में रोज़ वाली शरारत आज मफतूर थी जिसे नूरिया अपनी परेशानी में अब भी महसूस ना कर पाई। उसकी मेडिसिन उसके मुंह में डालकर दूध का गिलास उसके मुंह से लगा गया तो वो भी एक ही सांस में गिलास ख़त्म कर गई। उफ! वो मुंह साफ करती बड़े बड़े मुंह बनाई जा रही थी। उठकर थोड़ी वॉक कर लो फिर लेट जाना। राजा उसका हाथ थाम कर नरमी से उसे उठा गया। वॉक करो ध्यान से, जब तक मैं बेकरी से ब्रेड ले आऊँ। ब्रेड खत्म हो चुकी है, घर पर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। उसका जवाब सुने बगैर घर से निकल गया तो वो चुपचाप वॉक करने लगी। ब्रेड लेने के बाद राजा घर वापस आया तो सहन में पहुँच के उसे नूरिया की उल्टी करने की आवाज़ आई। वो ब्रेड वहीं तख्त पर रखकर तेज़ी से कमरे में आया तो वाकई वो उल्टियाँ कर रही थी। वो उसके पीछे ही बाथरूम में चल दिया। उसकी पीठ पर हाथ फेरता अपना बाजू एक उसकी कमर की गिद्ध लिपेट किया। वो फारिग होने के बाद कुली करके मुंह पर पानी के छींटे मार गई तो राजा तौलिया पकड़कर उसका चेहरा थपथपाकर खुश्क करने लगा। उसका चेहरा खुश्क हुआ तो नूरिया ने ढाल से अपना चेहरा उसके सीने पर रखकर अपना सारा बोझ उस पर डाल गई। मेरी जान, ठीक हो? वो उसके गालों पर फैलती नमी अपने हाथों से साफ करता झुककर उसके चेहरे को देखकर परेशानी से पूछने लगा। वो मुंह से कुछ बोले बगैर सर हिला गई। राजा नूरिया को बाहों में भरकर कमरे में ले आया और उसे बेड पर लेटाकर उसके ठंडे पड़ते वजूद पर कंबल डालकर उसके पास बैठ गया। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही रानी, शाबाश, थोड़ी हिम्मत करो, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। उसके सर्द हाथ अपने हाथों में थामकर उन्हें रगड़कर गरमाइश पहुँचाने लगा। आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोलती उठने लगी तो राजा उसके कंधों पर हाथ से दबाव डालता उसे उठने से बाज रख गया। लेटी रहो, कहाँ ठीक हो? मुसलसल उल्टियाँ करी जा रही हो और रंग देखो कैसा पीला पड़ रहा है तुम्हारा। उसके हालत से सख्त परेशान था जो कि उसके चेहरे से भी नज़र आ रहा था। यहाँ आए। वो उसे झुकने का इशारा करने लगी तो उसकी बात पर अमल करता उस पर झुक गया।
उसके झुकने पर नूरिया अपने हाथ उसके मजबूत हाथों से निकालकर उसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर खुद पर झुका गई। राजा जामिद होकर उसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। उसे खुद पर झुकाने के बाद थोड़ा सा ऊपर को उठती उसके माथे पर अपने नाजुक लब रख गई। उसके लम्स की ठंडक राजा को अपनी रूह में उतरती हुई महसूस हुई थी। वो दुआ करने लगा, काश लम्हे यहीं ठहर जाएं, पर दुआ इसी वक्त कहाँ पूरी होती है। वो उसका चेहरा पीछे करती उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर देखने लगी। परेशान मत हुआ करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस हालत में ये सब नॉर्मल है। मैं डॉक्टर से तफसील में सब पूछ चुकी हूँ। सब ठीक है, आप इसी रहें बस। नूरिया के मुस्कुराकर कहने पर वो कुछ रिलैक्स होता पीछे हटकर बेड की दूसरी साइड पर आकर दराज हो गया। उसके लेटते ही नूरिया खुद पेशकदमी करते उसके सीने पर सर रखकर उसकी गर्दन में अपने दोनों बाजू डाल गई। राजा, उसकी मीठी पुकार पर राजा सर झुकाकर उसकी तरफ देखने लगा। मोहन गार भरता अपना बाजू उसकी कमर के गिर्द बांध गया। मुझे आपको कुछ कहना है, वो लड़ती हुई बोली तो राजा हैरानी से उसे देखने लगा। बोलो मेरी रानी। राजा अपने हाथ के पुष्ट उसके चेहरे पर फेरने लगा। आप बहुत बहुत अच्छे हैं राजा, और मुझे फख्र है आप मेरे शौहर हैं। वो शर्माकर कहती उसके सीने में चेहरा छुपा गई। अच्छा, वो उसे छुई मुई होते देखकर बेख्तियार हंस दिया। और मैं रब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे तुम जैसे नगीने से नवाजा। तुम्हारी मौजूदगी ने मेरी ज़िंदगी की तारीख शब को रोशन सवेरे में बदल दिया है। वो उसका माथा चूमकर उसको खुद में भींच कर कमरे की बत्ती बुझा गया। मीनू मेरी जान बस करो, मामा थक गई हैं। मोमिल सोफे पर बैठती हुई बोली। वो मिनाहिल की फरमाइश पर उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। वो जानबूझकर हार जाती तो मिनाहिल जीतने की खुशी में खिलखिलाने लगती, पर अब मोमिल थक चुकी थी। पर मजाल इसकी छोटी आफत थकती हो। मामा और खेलना है, वो इतना प्यारा बोल रही थी कि मोमिल बेसाख्ते से अपनी गोद में बिठाकर उसका मुंह चटाचट चूम गई। बहुत खेल लिया, अब हम पढ़ेंगे। उसे गोद में उठाकर बेड पर बिठा के खुद कालीन पर बिखरे खिलौने समेटने लगी। मिनाहिल। बासिम की पुकार पर मिनाहिल खुशी से चीखती पापा कहती उसकी तरफ दौड़ी, जबकि उसकी भारी आवाज़ सुनती मोमिल के कानों में पड़ती उसे कपकपाने पर मजबूर कर गई। वो बुलंद होती धड़कनों को थपक कर चुप कराते अपने काम में लगी रही। बासिम मिनाहिल को गोद में उठाकर उसके दोनों गाल बारी बारी चूम गया। पापा, आई मिस्ड यू। मिनाहिल बासिम के गाल पर लब रखती लाड से बोली तो वो उसे खुद में भींच गया। पापा, मिस्ड यू तू मेरी जान। बासिम भी उसी की तरह उसके गाल पर लब रखकर उसी के अंदाज में बोला तो खिलखिलाकर हंसी। पापा, मामा की किस? उसके सवाल पर जहाँ बासिम आफरीदी की आंखें पहली, वहीं मोमिल की आंखें भी फटी की फटी रह गई। धड़कन सीने में उधम मचाया, पर वो खुद को लापरवाह जाहिर करती कांपते हाथों से सामान उठाने लगी। बासिम आफरीदी मुतबस्सम आंखों से उसके हाथों की कपार देखने लगा, फिर एकाएक उसे शरारत सूझी। बेटा, आपके मम्मा पापा से किस लेना ही नहीं चाहती। उसकी बेबाकी पर मोमिल की आंखें फैल गईं। क्यों पापा? वो छोटी सी बच्ची हैरे से पूछने लगी। पता नहीं बेटा, अपनी मामा से पूछो। वो लब दबाकर मुस्कुराहट छुपाने लगा। बताएं मामा, आपको पापा से किस क्यों नहीं चाहिए? मोमिल उसकी आवाज़ पर झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई। शर्म कर ले, बच्ची के सामने इतनी बेशर्मी दिखा रहे हैं। वो दबा दबा चीख कर बासिम आफरीदी से बोली, जो दिल जलाती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए शौक नज़रों से उसे देखने में मसरूफ़ था। मीनू, जाओ देखो दातो मार्केट से आ गई हैं या नहीं। उसका हुक्म सुनती मिनाहिल तेजी से कमरे से बाहर भाग गई। आप में ज़रा भी शर्म बची है या नहीं? माजी में जो कुछ आपने किया और कहा वो सच था, तो अब ये धोखा और अब फ़रेब क्यों है? चाहते क्या हैं आप मेरी इज़्ज़त नफ्स रौंद कर किस कदर सुकून से आप ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? मोमिल के चीखने पर बासिम का मुतबस्सम चेहरा एकदम संजीदगी का लिबादा ओढ़ गया। माजी एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा। माजी। बासिम, वो जो लैपटॉप सामने रखे कोई ज़रूरी काम कर रहा था, फरिया आफरीदी की पुकार पर उन्हें देखने लगा। जी छोटी मामा। उन्हें जवाब देता साथ ही तेज़ी से लैपटॉप पर उंगलियां चलाकर अपना काम भी करने लगा। बेटा, मोमिल का फेयरवेल है आज स्कूल में, वो रेडी हो रही है, तुम उसे छोड़ोगे क्या? मोमिल के पापा तो ऑफिस में है और अर्शम भी बाहर निकल गया। जवान लड़की ऐसे सच संवर कर अकेली जाए मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। वो उसे मसरूफ़ देखकर पूरी बात तफसील से बासिम के कोशगुजार कर गई। वो कलाई में बंधी घड़ी पर नज़र डालकर वक्त देखने लगा। डोंट बी फॉर्मल छोटी मामा, आप उसे कहीं रेडी होकर बता दें, मैं उसे छोड़ आता हूँ। उसके कहने पर वो सिर हिलाती वहाँ से चली गई। उसे काम करते ही मज़ीद 15 मिनट गुजर गए जब वो कमरे में दाखिल हुई। कैसी लग रही हूँ मैं? वो जो पूरी तरह काम में गर्क था मोमिल की आवाज़ पर चौंका और सर उठाकर देखने लगा। उस पर पड़ी सरसरी नज़र जल्द पलट कर वापस ना आ सकी। वो एकटक उसकी तरफ देख रहा था जो पैरों तक जाती मूंगिया रंग की फ्रॉक पर गोल्डन कलर का दुपट्टा कमर के पीछे से गुजारकर दोनों बाजों में डालकर खड़ी थी। कमर तक जाते सियाबान इस वक्त खूबसूरत स्टाइल में कैद थे। बालों की आवारा लटें गालों को चूम रही थी। लंबी पलकों को मस्कारे से मज़ीद बोझल करके आंखों में काजल डाले, गुलाबी गालों को मसनूई रंग से मज़ीद गुलाबी किए और बड़े बड़े होठों को गुलाबी रंग से रंगे। वो कम सम हसीना, बला की दिल हसीन और
दिलरुबा लग रही थी। दिलरुबा। बासिम के मुंह से बेसाख्ती में दो अल्फाज अदा हुए जो सामने मौजूद लड़की को लर्जा गए। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? उसके सवाल पर ठिठक कर होश की दुनिया में वापस लौटा, फिर बेसाख्ती अपनी याद आई तो 2 उंगलियों से पेशानी चलाने लगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लग रही है मेरी स्वीटी, हमेशा की तरह। पर वो उसकी बात अधूरी छोड़ने पर नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। पर क्या? वो बेचैनी से उससे इस्तफसार करने लगी। पर यह कि मेरी स्वीटी मेकअप के बगैर भी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, बल्कि मेकअप के बगैर ज़्यादा अच्छी लगती है। बासिम के कहने पर मुंह भुसोड़ गई वो। आज ही तो इतना तैयार हुई हूँ, मैं नहीं उतार रही मेकअप, वो नाक चढ़ाकर कहती हंसी उसे हंसने पर मजबूर कर गई। अच्छा ना, अपना आईफोन तो निकाला है और मेरी अच्छी अच्छी पिक्चर लें। मोमल बेतकल्लुफ़ी से उसकी जेब से मोबाइल निकाल कर उसके हाथ में थमा गई और खुद जाकर कमरे में लगी बासिम की बड़ी दीवारगीर तस्वीर के पास खड़ी हो गई। अरे यहाँ क्यों खड़ी हो, इसमें तो मैं आ रहा हूँ। वो कैमरे का एंगल सेट करता तस्वीर खींचने से पहले बोला। हाँ ना, इसीलिए मुझे आपके इस बड़े से कमरे का यही हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद है। अब जल्दी से बनाए, लेट हो रही हूँ। वो हस्बे आदत नाक चढ़ाकर कहती पोज देने लगी। झुल्ली। वो सर झटक कर उसकी तस्वीर बनाने लगा जो कि ख़त्म होने ही नहीं आ रही थी। अब जानता था कि 50 तस्वीरें बनाकर एहसान करके कहेगी कि हैं तो कम, पर चले इतने से गुजारा कर लेती हूँ। अच्छा, अब आए हम दोनों अपनी सेल्फीज लेते हैं। उसकी बात पर बेबसी से गहरा सांस भर गया। ढेर सारी तस्वीरें बनाने के बाद आखिरकार वो उस पर एहसान अजीम करती से नीचे आने का पैगाम दे गई। वो उसे लिए स्कूल पहुंचा तो पुरजोशी तेजी से बाहर निकलने लगी, जब उसकी गलाई थामकर एक झटके से उसे रोक गया। क्या हुआ? मोमल की सवालिया नज़रों से उसकी आंखों में देखने लगी। कुछ नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ध्यान रखना अपना और कोल्ड ड्रिंक कम पीना। जानती हो ना, उससे गला ख़राब हो जाता है तुम्हारा। फ्री होने से 10 मिनट पहले मैडम से मोबाइल लेकर कॉल कर देना ताकि वक्त पर पहुँच सकूँ। अब जाओ, शाबाश। उसे ताकीद करता उसका गाल नरमी से थपथपा गया तो वो मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती गाड़ी से निकल गई। उसकी दोस्तें उसे गेट के पास ही मिल गई जो उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके अंदर जाने के बाद बासी वहाँ से गाड़ी भगा ले गया। मोमल, वो जो नैना के साथ बातें कर रही थी, माहम के पुकारने पर उसकी तरफ देखने लगी। जी। वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम्हें स्कूल छोड़ने जो हैंडसम सा लड़का आया था वो कौन था? माहम के सवाल पर वो मोमल मुस्कुरा दी। वो बासिम भाई है, मेरे बड़े पापा के बेटे। बासिम का जिक्र करते हुए उसकी आंखें खास चमक उतर रही थी। भाई? लाइक सीरियसली? वो इतना हैंडसम इंसान तुम्हारा भाई है? पर जिस तरह वो तुम्हें देख रहा था मुझे लगा वो तुमसे मोहब्बत करता है। माहम की बात पर पल भर के लिए चौंकी फिर मुस्कुराती। हाँ ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं बचपन से ही। उसके लहजे में बासिम के लिए इज्जत और मोहब्बत देख माहम कुछ सोचने लगी। पागल, मैं इस मोहब्बत की बात नहीं कर रही, बल्कि उस मोहब्बत की बात कर रही जो एक जवान लड़की से होती है और इस मोहब्बत के बाद 2 लोग शादी करते हैं। माहम की बात पर मोमल की आंखें शॉक की वजह से खुली की खुली रहेगी। पर ऐसे कैसे हो सकता है माहम? वो भाई है मेरे, मैं उनको भाई कहती हूँ। उसके अल्फाज दोनों ही बेयकीनी लिए हुए थे। क्यों नहीं हो सकता? तुम दोनों सगे बहन भाई थोड़ी हो। वैसे भी मैंने बहुत गौर से देखा है, महसूस किया है कि बासिम भाई तुमसे बहन भाई वाली नहीं बल्कि दूसरी मोहब्बत करते हैं। माहम की बात के जवाब में चुप रही, बेयकीनी थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। क्या सच में बासिम भाई से मोहब्बत करते थे? बाकी का सारा फंक्शन मोमल इंजॉय न कर सकी। उसके जहन में बस माहम की बातें गूंज रही थी। वापसी के सफ़र पर वो बिल्कुल खामोश थी, जिसे बासिम ने खासा महसूस किया। मोमल, स्वीटी आर यू ओके? वो जब अपने नाम की पुकार पर भी उसने कोई रिस्पॉन्स ना दिया तो उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगा। जी, क्या हुआ है? वो चोर नज़रों से अपने कंधे पर मुझे बासिम के हाथ को देखती बदहवासी में बोली। ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी स्वीटी को क्या हुआ, इतनी चुप और गुमसुम क्यों है? कोई बात हुई है क्या स्कूल में? बासिम के सवाल पर तेजी से नफ़ी में सर हिला गई, जैसे बात पकड़े जाने का खदशा हो। फिर ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? वो सच में उसके गुमसुम होने पर परेशान हो चुका था। नहीं, एक्चुअली बहुत थक गई हूँ ना, इसलिए। वो उसका मुतमईन करने की खातिर मुस्कुराकर वजाहत देगी। क्या जानती थी वो कभी ऐसे पुरसुकून ना होता। उसका ये अंदाज मोमल का दिल धड़क रहा था। दिमाग में फिर से माहम की बातें गूंजने लगी। मासूम कच्चा जहन जलालत की राह पर गामजन होना शुरू हो चुका था, जिसका नतीजा आगे जाकर बहुत बुरा निकलने वाला था, जिससे वो नादान थी। वक्त था कि पढ़ लगाकर उठता चला जा रहा था। अर्चम ट्रेनिंग के लिए जा चुका था और बासिम आजकल काफ़ी मसरूफ़ रहने लगा। ऐसे में बेचैन सी बुलाई घर में फिरती रहती। माहम की बातों ने उसका दिमाग बिल्कुल ही अलग सिमत में मोड़ दिया था। बासिम के लिए उसके दिल में मौजूद मोहब्बत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। यही वजह थी वो बासिम के सामने जाने से कतराने लगी थी कि कहीं उसका राज न खुल जाए, वो उसकी आंखों में मौजूद मोहब्बत न पढ़ ले। बासिम आज घर में ही था। मोमल का दिल उसके दीदार के लिए मच रहा तो दिल की पुकार सुनती वो कमरे में जाने के लिए उठ गई। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती, कमरे से आती आवाज़ों ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। बासिम,
होश में तो हो तुम, क्या कह रही हो? बड़ी पापा की आवाज़ सुनाई दी तो वो उलझ गई। बड़े पापा इतने गुस्से में क्यों हैं? वो सोच कर रह गई। पापा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने कह दिया मुझे रोजीना से शादी करनी है, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। उसके अल्फाज दरवाजे के बाहर खड़ी मोमल पर बिजली बनकर उठे। उसके सर पर आसमान टूट पड़ा था। उसका जिस्म लड़खड़ने लगा, टांगे कांपने लगी तो उसे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल लगने लगा। दीवार का सहारा लेकर वो ज़मीन पर बैठते ही चली गई। आंसू तवातर से गालों पर बहने लगे। कांपते हाथ मुंह पर रखकर वो अपनी घुटी घुटी सिसकियों को रोकने की कोशिश करने लगी, पर इस कोशिश में महाल हो गई। उसने सोचा कि इससे पहले कि उसकी हालत कोई और देखे वो यहाँ से चली जाए, पर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो मुंह के बल गिरी। मोमल फरिया आफरीदी जो अपने कमरे से निकल रही थी, उनकी नज़र दरवाजे के बाहर गिरती मोमल पर पड़ी तो चीख कर उठी और उसकी तरफ भागी। उनकी चीख और कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर कमरे में मौजूद तीनों अपराध भी लम्हे कमरे से बाहर निकले थे। मोमल, बासिम उसे पुकारता तेजी से उस तक पहुंचा, उसका सर गोद में रख गया। मोमल वी कब क्या हुआ इसे छोटी मामा? उसका चेहरा थपथपाता बेचैनी से पूछने लगा। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया बासिम। फरिया आफरीदी से रोती हुई जा रही थी। बासिम ने जल्दी से बाजू में भरा और बाहर की तरफ भागा। अस्पताल पहुंचते ही उसे इमरजेंसी में दाखिल कर लिया गया। वो चारों इस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठे उसकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। अशरफ कमरे के बाहर यहाँ से वहाँ टहलता बेचैनी से अपनी पेशानी मसलता बार बार अपने कमरे में देख रहा था जहाँ मोमल मौजूद थी। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकला तो बासिम तेजी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा। डॉक्टर, मोमल कैसी है? अब क्या हुआ उसे? बेहोश क्यों हो गई थी अचानक? वो ठीक तो है ना? वो बेचैनी के साथ इतने सारे सवाल कर गया तो उसकी परेशानी देखता डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रख गया। रिलैक्स जेंटलमैन, आप लोगों ने वक्त पर हॉस्पिटल लिया इसलिए ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं हुआ। उन्होंने किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया जिसकी वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा है। 2 घंटे तक उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आप कोशिश करेंगे वो स्ट्रेस ना ले और खुश रहें। उन्हें तफसील से आगाह करता हुआ डॉक्टर वहाँ से चला गया, जबकि वो सब परेशान ये सोचकर परेशान था कि आगे ऐसी कौन सी परेशानी थी मोमल को। 2 घंटे बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया तो उसे घर ले आए। मोमल ने बहुत पुरस्कार पर भी कुछ ना बताया था कि उसे क्या परेशानी है। सबको यही यकीन दिला रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, बस एकदम सर चकरा गया और बेहोश होकर गिर गई। इन चंद दिनों में ये बात घर भर में फैल चुकी थी कि बासिम किसी लड़की को पसंद करता है, उससे शादी के लिए डट गया है। लड़की पाकिस्तानी थी पर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड गई हुई थी। बासिम के माँ बाप शदीद खिलाफत थे, पर वो अपनी बात से 1 इंच भी पीछे ना हट रहा था। वो बेदिली से किचन की तरफ जा रही थी ताकि अपने लिए चाय बना सके। उसके सर का दर्द शदीद हो रहा था। वो लॉन्च के पास से गुजरकर किचन की तरफ जा रही थी जब बड़ी मामा के अल्फाज उसके कानों में पड़ते उसके कदम जंजीर कर गए। बासिम कल की फ़्लाइट से जा रहा है उस मनहूस के पास। मैं क्या करूं फरीहा, मेरा दिल बंद हो रहा है। मैंने बासिम के पापा को भी समझाने की कोशिश की, वो नहीं मान रहा तो आप ही मान जाएं और उसकी ख्वाहिश पूरी कर दें। मैं नहीं रह सकती अपने बेटे के बगैर, पर ना तो बेटा सुन रहा है ना ही मेरी शोहर। रोती हुई फरीहा अफरीदी से बात कर रही थी। मोमल को लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। कब उसकी मोहब्बत इस कदर शिद्दत इख्तियार करके उसे इल्म ही ना हुआ। आंखों से नमकीन पानी बहने लगा। उसने गीली सांस अंदर खींची और किचन में जाने का इरादा दूर करती बासिम के कमरे की तरफ चल दी। अब वो मजीद ताख़ीर नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि वो सब कुछ रेत की मांझ उसके हाथों से फिसल जाता, उसे अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड लेना था। बासिम के कमरे का दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। वो जाकर दरवाजे में खड़ी हो गई। बासिम जो पैकिंग करने में मसरूफ़ था, उसकी नज़र मोमल पर पड़ी तो मुस्कुराकर उसे अंदर आने का इशारा करने लगा, पर वो वहीं खड़ी रही। आप आज जा रहे हैं क्या? वो नाजुक सी दुशीज़ा घबराती कमरे के दरवाजे में खड़ी उदासी से महवे सवाल थी। हाँ, जा रहा हूँ। वो अलमारी से कपड़े निकाल कर बेड पर पड़े सूटकेस में रख रहा था। अंदर आ जाओ स्वीटी, वहाँ क्यों खड़ी हो? वो शर्ट सूटकेस में रखता उसकी तरफ मुतवज्जा। वो धीरे से चलती उसके इशारे पर बेड के किनारे पर टिक गई। आप वाकई किसी को पसंद करते हैं क्या? अंदाज झिझक लिए हुए था। यस, पसंद नहीं मोहब्बत करता हूँ, और ना सिर्फ मोहब्बत करता हूँ बल्कि शादी भी करने वाला हूँ। मैं चाहता था कि सब मेरी खुशी में शरीक हों, पर मेरे घर वालों ने मेरी पसंद को देखे बगैर ही ठुकरा दिया। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ रोजीना से। घर वालों से मेरा खून का रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, पर अगर मैं पीछे हट गया तो रोजीना मुझसे दूर हो जाएगी, जो मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। वो उसके मुकाबिल बैठा, उसके हाथ थामे निहायत नरमी से बात कर रहा था। वो उसकी छोटी सी गुड़िया थी जिसको हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करता था। वो जानता था उससे बहुत अटैच है, उसके दूर जाने से परेशान है, पर वो पगली के दिल का हाल कहाँ जानता था। मैं भी तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर? वो आज जी खड़ा करके बोल गई। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी स्वीटी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर अभी मुझे जाना है। दुआ करो जल्दी से सब ठीक हो जाए और हम सब साथ रहें। वो उसकी बात को मामूल की तरह ही ले रहा था।
आप प्लीज़ रोज़ीना से शादी ना करें, प्लीज़। मैं आपको रोज़ीना से ज़्यादा चाहती हूँ। आप मुझसे ज़्यादा कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लें, प्लीज़। वो उसका हाथ अपने सर पड़ते काँपते हाथों में थाम कर गिड़गिड़ाने लगी। जबकि उसकी बात सुनता बासिम झटके से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाकर बेड से दूर खड़ा हुआ। आंखों में बेयकीनी लिए अपनी छोटी सी महज 17 साला स्वीटी को देख रहा था। बेयकीनी थी कि ख़त्म होने को नहीं आ रही थी। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, जानती भी हो कि इसके सामने क्या बकवास कर रही हो। छोटी बहन समझता हूँ मैं तुम्हें, और तुम अभी कभी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नफरत हो रही है मुझे तुम्हारी इस मासूम शक्ल के पीछे छुपे काले चेहरे से। वो तैश में अपना गम गुस्से की शिद्दत से फटता हुआ सर पकड़कर उस पर चीखा। आप ऐसे बोलकर मेरे दिल में मुझे तुमसे लिए मोहब्बत ख़त्म नहीं कर सकते। वो बहती आंखों के साथ बेबसी से बोली। अगर मैं औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी की तौहीन नहीं समझता तो अल्लाह की कसम तुम्हारे चेहरा भी थप्पड़ों से लाल कर देता। आज के बाद अपनी ये दोगली सूरत ना दिखाना मुझे। निकल जाओ मेरे कमरे से। वो शिद्दत से चिल्लाता उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे से निकाल गया। जबकि वो सुन होते दिमाग के साथ अपने पीछे धाड़ के साथ बंद होते दरवाजे की आवाज़ सुनते अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखों का गला घोटती मुर्दा कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद बासिम सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। ये क्या हो गया था? ऐसा क्यों हुआ था? ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। वो बुड़बुड़ाकर अपना चेहरा हाथों में छुपा गया। आज उसकी फ़्लाइट थी। वो जा रहा था अपनों को खफा करके, अपनों से बहुत दूर। और ऐसे में वो झुली ठीठ बनी फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई। आप समझते क्यों नहीं? बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। वो बेबसी से चिल्लाई। तुम मानती क्यों नहीं? बहुत नफरत करता हूँ मैं तुमसे। वो सर्द लहजे में एक दफ़ा फिर उससे नफरत का इजहार कर गया। मैं आपकी बेचे नफरत को लाजवाब मोहब्बत में बदल दूंगी। बस एक मौका तो देकर देखें प्लीज़। बेबस लहजा इल्तिजाई हुआ था। खुशफहमी है तुम्हारी। इस्तज़ाई लहजे में जवाब आया। यकीन है मेरा। लहजे के साथ साथ आंखों में भी यकीन था। यकीन। मुकाबिल के होठों पर भरपूर तंजिया मुस्कुराहट धर आई। एकदम कुर्सी से उठा, कोट का बटन बंद कर किया, एक नज़र दाएं बाएं हाथ की मजबूत कलाई में कीमती घड़ी पर डाली और दाएं हाथ से माथे पर बिखरे भूरे बाल संवारे। फिर ऐन कदम बढ़ाता उसके सामने आ खड़ा हो, जो जब से चुप होती ना माँ के लिए खड़ी थी। तुम दावा कर रही हो कि मुझसे मोहब्बत करती हो। कैसे साबित कर सकती हो अपने इस दावे को? अगर साबित कर सकती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है इस काम के लिए। वो दोबारा घड़ी पर नज़र डालता मसरूफ़ अंदाज में खोया हुआ। मैं आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। आपके लिए अगर कोई कुर्बानी देना चाहूँ तो उसके लिए सबसे कम दर्जा अपनी जान देना है। आपके बगैर तो वैसे भी मर जाऊंगी। सच कह रही हूँ, मर जाऊंगी मैं। आपके वो बेबसी की इंतहा को पहुँचते आंसू आंखों की सरहद पार करते गालों पर बिखर गए। तो फिर मर जाओ, सफाकी से कहता वो अपना रुख मोड़े तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया। उसकी बात सुनते वो पल भर के लिए साकत हुई, पर अगली पल उसके नाजुक होंठ दिलकश मगर उदास मुस्कुराहट में फैल गए। वो धीरे धीरे कदम उठाते साइड टेबल पर पड़ी फ्रूट बास्केट तक गई और उसमें पड़ी तेज़ धारी छुरी उठाकर अपने कलाई पर रख ली। अगर मेरा महबूब इस तरह खुश है तो मेरी हर सांस भी उसकी खुशी के लिए कुर्बान। वो आंखें बंद करती छुरी का दबाव हाथ पर बढ़ा गई। एकदम से कलाई से निकलती सुर्ख खून की धार फर्श पर बिछे सफ़ेद कालीन पर गिरने लगी। वो साकत आंखों से तेजी से बहते खून पर नजरें जमाए खड़ी थी। खून बहते जिस्म में नकात होने लगी तो लड़खड़ा कर औंधे मुंह नीचे गिर गई। आंखें धीरे धीरे बंद होने को थी। वो जो मोबाइल लेने कमरे में वापस आया था, सामने नजर आते मंजर को देखकर अपनी जगह पर थरा चुका था। आंखों देखा मंजर बेयकीन सा था। होश में आते हुए दौड़ता उसकी तरफ लपका, उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। हे वेकअप, ये क्या कर दिया तुमने पागल लड़की? वो जब्त खोता उस पर चीखा। कहा था ना कि मर जाऊंगी आपकी खातिर। अब तो यकीन कर लेंगे ना? मैं मेरी मोहब्बत करती हूँ आपसे। मैं इकरार करती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले मर्द हैं और मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है। मोहब्बत का आखिरी इजहार करती वो थोड़ा सा ऊपर उठी और दूसरे हाथ उसकी गर्दन में डालकर उसका सर अपनी तरफ झुका गई। उसके होठों को हल्का सा छूते हुए पुरसुकून होते पीछे हटी, जबकि उसकी गर्दन एक तरफ लड़क गई। वो साकत सा उसकी सर पड़ते बेजान वजूद को बाहों में लिए बैठा था। उसने कहा था वो मर जाएगी और वाकई वो उसकी मोहब्बत में मर गई थी। वो आंखें बंद किए जहाज की जीर से टेक लगाए बैठा था। उस दुश्मन जान की हालत का सोचते दिल पर बर्छियाँ चल रही थी। गुजरे 1 महीने की रुदात किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में चलने लगी। मोमल के साथ लूडो खेलने के बाद वो आराम की घर से जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ था, उसका फ़ोन बजे उठा। व्हाट्सएप पे रोजीना की कॉल आ रही थी। रोजीना अर्शद की यूनिवर्सिटी वालों और अच्छी दोस्त थी। MBA कंप्लीट करने के बाद वो US चली गई और उसके बाद दोनों का राब्ता कम हो गया। बासिम ने कॉल अटेंड की और सोफे पर जा बैठा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैडम? इस नाचीज़ को आज कैसे याद कर लिया?
उसका लहजा काफ़ी खुशगवार था। बासिम, उसकी भीगी आवाज़ सुनकर बासिम चौंक उठा। क्या हुआ रोजीना, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना? उसकी आवाज़ में फिक्र महसूस करके रोजीना ऊँची आवाज़ में रोने लगी, जिस पर बासिम घबरा गया। बासिम, आई एम प्रेग्नेंट। उसकी बात पर बासिम एक मरतबा फिर चौंक उठा। रोजीना, तुमने शादी कब की? वो वाकई हैरान था। मैंने शादी नहीं की बासिम, मैं जैक के साथ रिलेशनशिप में थी। उसने बोला हम शादी कर लेंगे, पर बासिम, वो इतना कहकर फूट फूट कर रोती। उसकी बात सुनता बासिम झटकों की जिद में था। वो सोच भी नहीं सकता था रोजीना जैसी सुलझी हुई लड़की ऐसी हरकत कर सकती है। पर क्या रोजीना, आपकी दफ़ा उसका लहजा काफ़ी सख्त था। पर जब जैक को पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो पहले उसने कहा मैं अबॉर्शन करा लूँ। जब मैंने इनकार कर दिया तो उस बच्चे से ही इनकारी हो गया। वो कहता है ये इसका बच्चा नहीं, मैंने पता नहीं किसके साथ। उसकी दोहरी बात का मतलब समझता वो लब भीज गया। अब क्या चाहती हो? मुझे ब्लड कैंसर है बासिम। एक और झटका। नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी है। मैं नहीं जानती बासिम कि मैं ज़िंदा बचूंगी कि नहीं। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कतई ताल्लुक़ कर लिया। मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा बासिम? प्लीज़ मेरे बच्चे को अपना लो बासिम। वो रुल जाएगा बासिम, मुझ पर एहसान कर दो। एक मरती हुई औरत तुमसे भीख मांग रही है। बासिम का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने कुछ भी कहे बगैर कॉल बंद कर दी। अगले ही दिन उसके माँ बाप तक ये बात पहुंच चुकी थी कि वो अपनी क्लास फेलो रोजीना से शादी करना चाहता है। जानता था वो कभी नहीं मानेगी। ऐसा ही हुआ। 15 दिन के अंदर अंदर बासिम यूएस जाने का सारा इंतजाम कर चुका था, पर इस दौरान वो काम हुआ जिसको वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मोमल का बासिम से इज़हार मोहब्बत। बासिम नहीं जानता था उसकी छोटी सी स्वीटी कब उसके दिल की मकीन बन गई। उसकी मोहब्बत नहीं, इश्क था, पहला और बचपन का इश्क। वो जानता था उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। वो अपनी मोहब्बत हमेशा दिल में दफना कर रख सकता था। इसलिए मोहब्बत को दिल में छुपाना और उसकी सारी जिंदा ही रहना खुशकुन था। पर मोमल के इज़हार के बाद सब कुछ बदल गया। हाल वो अपनी ही सोचों में गुम पानी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। उसे अंदाज़ा भी ना हुआ कब वो इतनी आगे निकल आई कि पानी उसकी कमर को छूने लगा। एहसास तो तब हुआ जब किसी ने एक झटके से उसे पीछे खींचा। अभी वो संभल भी ना सकी, किसी ने उसे जोर से झंझोड़ कर रख दिया। जैन को अरमिश बहुत याद आ रही थी। आज दिल बहुत उदास हुआ था। उस बीच पे चला आया। ये उसकी पसंदीदा जगह थी जहाँ को वो हमेशा पुरसुकून हो जाया करता था। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले गीली मिट्टी अपने पैरों तले रोंता आगे बढ़ रहा था जब उसकी नज़र एक मंजर पर ठिठक कर रुक गई। सफ़ेद सादा लिबास पहने, काली लंबी जुल्फें बिखराई, एक पतली लंबी सी दोशीज़ा पानी में उतरती चली जा रही थी, जिसका सफ़ेद रेशमी दुपट्टा और काली जुल्फें हवा के दोष पर उड़ती जा रही थी। वो सर झटक कर नजरें फेर गया। चंद सेकंड बाद उसकी नजरें बेसाख्त दोबारा उस लड़की की तरफ उठी। अब वो उस पर नजरें ना हटा सका, बल्कि तेजी से उसकी तरफ भागा जो कमर तक पानी में डूब चुकी थी। उसके करीब पहुंच के एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच कर उसे पीछे खींच गया। वो लचकीली डाल की माने उसके साथ खींचती चली गई। उसके बाद उसके चेहरे को ढांप गया। वो उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ गया। पागल है आप? मरने का इतना शौक है तो अपने घर जाकर ऐसी कोशिश करेंगे। यहाँ इतने शफाफ पानी को क्यों गंदा करना चाह रही हैं? सर झटक कर बाल चेहरे से हटा गई और हौनक पंच से सामने खड़े लड़के को देखने लगी। जैन की नज़र जब उस जालिम लड़की के चेहरे पर पड़ी तो बुरी तरह ठिठक गया। ये तो वही माल वाली लड़की थी। उसका भीगा चेहरा देखकर जैन का दिल धड़क उठा। छोटा सा नाक लाल पड़ चुका था, जबकि नीले पड़ते होंठ हल्के हल्के कपकपा रहे थे। वो जो अपनी पहली नज़र की मोहब्बत के नकुश में घूमता, उसकी हरकत याद आते भड़क उठा। मरना है ना? खुदकुशी करने का बहुत शौक है ना? रुकें। उसे हक धक छोड़कर तेज तेज कदम उतारता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और कुछ ही सेकंड में वापस आ गया। ये पकड़ें और कर ले अपना शौक पूरा। उसके हाथ में उसका सर्द हाथ थाम कर उसमें पिस्टल रख गया, जिसे देखकर दरिया की आंखें फटी की रह गई और हाथ लड़सने लगे, जबकि जिस्म कपकपा उठा। उसने एक झटके से पिस्टल नीचे फेंका और कपकपाते हुए हाथ होठों पर जमा गए, जबकि आंसू गालों पर फिसले जा रहे थे। जैन ने एक नज़र अफसोस से भरी दरिया पर डाली, फिर झुककर गिरी पिस्टल उठाकर पैंट की पॉकेट में उड़स ली। बस हो गया मरने का शौक पूरा? जैन की आवाज़ पर दरिया ने एक झटके से उसकी तरफ देखा। मैं सुसाइड नहीं कर रही थी। उसकी बार बार मरने की गर्दान पर भड़क उठी। अच्छा, फिर क्या पानी में आगे जाकर समुद्र की गहराई माप रही थी? उसकी बात पर जलकर रह गई। हाँ, माना कि वो सोचों में इस कदर गुम थी कि अंदाज़ा ना कर सकी कि वो इतना आगे बढ़ गई है। पर यह बंदा तो साफ साफ बहतान लगा रहा था। नहीं, कबड्डी खेल रही थी। जलकर कहती हुए सर्द हाथ आपस में रगड़ती बोली। आप तो कबड्डी खेल रही हैं, पर कुछ देर बाद समुद्री मखलूक आपके ताम खास पर पार्टी कर रही होती। वो एक बाजार नज़र उस पर डालकर वहीं नीचे गीली रेत पर बैठ गई। जैन भी उसकी पैरवी करता और 4 कदम फासले पर बैठ गया। जिंदगी से इस कदर बेजार क्यों है? वो गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखते हुए पूछने लगा। बेजार नहीं हूँ, उदास हूँ बस, खुद से, हर चीज़ से। वो सही कह रही थी। जैन उसके लहजे से झलकती उदासी और आंखों में नजर आती बैरानी साफ देख सकता था। फिर काफ़ी देर वो दोनों तो अजनबी एक दूसरे की खामोश मगर पुरसुकून सोहबत में एक दूसरे के पहलू में बैठे अपने खामोश टूके एक दूसरे की कलब तक पहुँचाने लगे। कौन जानता था कि ये साथ कहाँ तक चलता।
वो बेड पर लैपटॉप अपने सामने रखकर बैठा ऑफिस के काम में कुछ निपटा रहा था। मिनाहिल उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। जब पापा उसकी हल्की पैर को अपने छोटे छोटे हाथों से छेड़ती लाड से उसे पुकार गई, जी पापा की जान। बासिम उसके नन्हे नन्हे हाथ अपने भारी हाथों में थाम कर चूम गया, जिस पर वो खिलखिला उठी। मोमल जो कि वार्डरोब सेट करने में लगी हुई थी, उसने मुड़कर एक नज़र दोनों बाप बेटी को देखा, फिर वापस अपने काम में मसरूफ हो गई। पापा आपकी और मामा की डिशम डिशम हुई है क्या? उसके सवाल पर जहाँ बासिम को झटका लगा, वहीं मोमल का सांस भी अटक गया। नहीं नहीं बेटा, आपको ऐसा किसने बोला? उसके बाल संवार के प्यार से पूछने लगा। मोमल उसका जवाब सुनने का बेचैन थी। मुझे किसी ने नहीं बोला। आप और मामा दोनों एंगी रहते हैं एक दूसरे से, चाची की तरह। मामा हैप्पी हैप्पी नहीं रहते और आप भी कल एंगे थे। चाचू और चाची की तरह हम एक साथ बाहर भी नहीं जाते। उसके गहरे मुशाहिदे पर दोनों में बीवी एक दूसरे को देख कर रह गए। उनकी खामोश जंग को उनकी मासूम बच्ची बहुत महसूस कर रही थी और ये बिल्कुल भी खुशाइन बात ना थी। मोमल की आंखों में तफक्कुर के बादल छाए तो बासिम ने उससे आंखों में तसल्ली दी। ना बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पापा बहुत बिजी है ना, ऑफिस से भी लेट आते हैं और आपके लिए मामा पापा ने सरप्राइज प्लान किया है, एक जो आपको कल पता चलेगा, है ना मोमल? खुशगवारी से कहता आखिर में मोमल से यकीन दहानी कराने लगा तो मुस्कुराने की कोशिश करती सर हिला गई, जिसमें मिनाहिल खुशी से चीख उठी। ये मिनाहिल को सरप्राइज मिलेगा, मैं भी तातू को बताती हूँ। वो चहकती हुई बेड से उतरकर कमरे से बाहर भागी। मोमल कम है, उसके पुकार पर ना चाहते हुए मुड़कर उसकी तरफ आई, कुछ फासले पर हाथ बांध कर खड़ी हो गई। मैरून रंग का सादा सा जोड़ा और पैरों में सॉफ्ट चप्पल पहने, लंबे बालों को तोड़ मरोड़ कर जूड़े की शक्ल में लिपेटे, मेकअप से पाक चेहरे के साथ वासिम को एक घरेलू औरत और बीवी लग रही थी। उसे बेसाख्ता ही मोमल पर प्यार आने लगा, जिसका इजहार करके अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहता था, इसलिए बेकाबू होते दिल पर काबू पाने की कोशिश करता चुप ही रहा। थोड़ा करीब तो आओ यार। उसके शोशे पर मोमल ने तेवरी चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। क्यों, दूर की नज़र कमज़ोर है क्या? उसके जवाब पर बल्कि सवाल पर उस सताइशी अंदाज में आबरू उचका गया। तुम्हारे मामले में तो सब कुछ ही कमज़ोर है, चाहे फिर वो दूर की नज़र हो या बेचारा मेरा दिल। उसकी छिचोरेपन पर वो दांत पीस कर रह गई, जो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। अपना छिचोरापन काबू में रखे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उंगली उठाकर तंबीही अंदाज में बोली तो बाहम उसकी जरूरत को सराहे बगैर ना रह सका। मोमल गुस्से और खजालत के बायस मजीद सुख पड़ती एक झटके से पीछे हटी और दौड़ती हुई तेजी से बाथरूम में बंद होगी, जबकि अपने पीछे सुनाई देते कहके को सुनती जब तक मुठ्ठियां भींच कर रहेगी। वो जो मिनाहिल के मुतालिक बात करने वाला था, बिल्कुल गैर मुतवक्का कारनामा सर अंजाम देना उसकी रूह तक को सरशार कर गया। अरविश, क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरशम उसका हाथ दबाकर पूछने लगा। वो दोनों अरशम की दोस्त वली की शादी पर जा रहे थे। अरविश जाना नहीं चाहती थी, पर अरशम के बार बार जोर देने पर जैसे तैसे राजी हो गई। जिंक कलर का नफीस सा फ्रॉक पहने वो खूबसूरत मगर परेशान लग रही थी। नहीं तो? अरशम के पूछने पर अपनी परेशानी छुपाती हल्का सा मुस्कुरा दी तो उसके हाथ पर हाथ अपनी गिरफ्त मजबूत करता मार्की के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ बारात का फंक्शन अरेंज किया गया था। उसे अपने दोस्तों उसकी फैमिली से मिलवाकर उसे एक टेबल पर बिठाता दूसरे दोस्तों की तरफ बढ़ गया। वो कन्फ्यूज सी उससे मत देख रही थी, जहाँ वो कुछ दोस्तों के साथ खड़ा हंसी मजाक में मसरूफ था। उसे देखकर वो मुस्कुरा दी। वो किसी को बता नहीं सकती थी कि ये शख्स उसे कितना प्यारा और अजीज था। वैसे ही इसे देखने में गुम थी जब तीन ख्वातीन आकर उसके पास खड़ी हो गई, उनकी तवज्जो का मरकज खुद को महसूस करती उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, उसने पहल की तो वो जहाँ वो ख्वातीन मुस्कुरा कर जवाब देने लगी, वहीं तीसरी नखोद से उसे देखती मैं सर हिला गई। इनसे मिलो, ये अरशम की वाइफ है और अरमिश बेटा ये फ्री हैं। अरशम के दोस्त वलीद की मदर और ये नाजिश है अली की मदर। वली की माँ अरमिश का तारुफ उन दोनों से करवाकर अब बारी बारी उन दोनों का तारुफ अरमिश से करवाने लगी। वली की माँ आलिया और नाजिश खुश मिजाजी से बात कर रही थी जब फरी बेगम तेवरी के तेवर अजीब लगे अरमिश को। अरे आलिया, अरशम ने शादी भी कर ली और अरशम की क्लास लेती हूँ मैं, जो इतनी प्यारी लड़की को सबसे छुपा कर रखा और शादी की खबर भी ना होने दी। नाजिश बेगम अरमिश का गाल छूती खुश मिजाजी से बोली तो वो अरमिश छिप गई। अरे नाजिश, क्या तुम नहीं जानती अरशम की शादी किन हालात में हुई? इस बेचारी लड़के का गैंग रेप हुआ था। अरशम को कहीं सड़क से काफ़ी ख़राब हालत में मिली थी, बेचारे ने तरस खाकर इससे शादी कर ली। फिर बेगम की बात पर अरमिश का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया। बाकी दोनों खातिन अचानक बात पर शशतर कभी फरी को देखती और कभी सफ़ेद पड़ती अरमिश को। कैसी बातें कर रही हैं आप? आलिया बेगम नागवारी से बोली तो फरी बेगम हंसती। आप खुद पूछ लें इस लड़की से कि मैं झूठ बोल रही हूँ या इससे पहले अपना जुमला मुकम्मल कर पाती। अरमिश एकदम तिफराकर मुँह के बल गिरी। तीनों खातिन एकदम बौखला गई। दूर से देखता अरशम आफरीदी हाथ में पकड़ा मशरूबा से भरा ग्लास घास पर फेंकता भागता हुआ अरमिश की तरफ लपका। वो घुटनों के बल उसके पास बैठता, तेजी से उसका रुख पलट कर उसका सर गोद में रख गया।
माथा एक झटके से जमीन से टकराने की वजह से फट गया था, जिससे बहता खून उसके सर के नीचे मौजूद अरशम अफरीदी के हाथ को सुर्ख करता जा रहा था, जबकि होंठ के किनारे बहुत खून गर्दन से नीचे बहता लिबास को रंग गया। उसकी हालत देख अरशम अफरीदी का कलेजा मुंह को आया था। उसके दिल पर जैसे किसी ने पंजे गाड़ दिए। तो एक लम्हा जाए के बगैर उसे बाजू में उठाकर बाहर की तरफ भागा तो सूरत हाल देखता अली भी उसके पीछे लपका। अरशम गाड़ी के पास पहुंचा तो अली ने जल्दी से आगे बढ़कर सीट का दरवाजा खोला और खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। अरशम मोमल के गले में मौजूद दुपट्टा पकड़कर सख्ती से उसके सर पर जख्म पर जमा गया। हॉस्पिटल पहुंचकर अरशम ने उसे बाहों में लिए तेजी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ा। डॉक्टर ने उसे बाहर रुकने का बोला तो बाहर बेंच पर बैठा सर दोनों हाथों में गिरा गया। अली भी उसके साथ बैठा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने लगा, जिसके जवाब में कुछ बोल ना सका। जेब में पड़ा उसका मोबाइल बजने लगा तो अरशम ने देखा बासिम की कॉल आ रही है। वो गहरा सा आसपास भरकर खुद पर काबू पाता कॉल उठा गया। हेलो अरशम, कहाँ हो? तुम लोग अभी तक वापस नहीं आए? इतनी रात हो चुकी है। बासिम अफरीदी की फिक्र पर वो आंखें बंद करता अल्फाज तरतीब देने लगा। भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्यों खैरियत? तुम ठीक तो हो ना? जी भाई मैं ठीक हूँ। फिर हॉस्पिटल क्या कर रहे हो? अरमिश ठीक नहीं है भाई, उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। क्या हुआ अरमिश को? पता नहीं भाई, हम शादी पर गए दोस्तों के साथ था, अचानक अरमिश बेहोश होकर गिर गई। उसके सर पर चोट आई है, काफ़ी खून निकल रहा था। भाई परेशान क्यों हो रहे हो यार, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ, मैं आ रहा हूँ। अरशम ने हॉस्पिटल का नाम बताकर फ़ोन बंद कर दिया और नजरें इमरजेंसी वार्ड पर जमा दी। अचानक उसके जहन में एक कौंधा लपका